सभी लोगों को नमस्ते। आप सभी लोग लाइव आ जाइए फटाफट करके, मेरी आवाज़ जा रही होगी। और शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। हम लोग 40 क्वेश्चन देखेंगे। फटाफट करके आप लोग जुड़ जाइए। साइंस के अच्छे क्वेश्चंस के साथ बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा आज के क्वेश्चंस में भी। तो मेरी आवाज़ अगर जा रही है तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और आप सभी लोग जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग सेशन को लाइक भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग 164 नंबर सेट का डिस्कशन करेंगे। आपके सामने में सेट नंबर कितना है तो 164 जो आज टेस्ट हुआ है उसी का डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, बोहर एटॉमिक मॉडल से दिया हुआ है। आपको पता होगा कि बोर मॉडल कब आया था। रदरफोर्ड का जब थ्योरी फेलियर हुआ था तब बोर मॉडल आया था। मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, बोर मॉडल जो आया था वो कब आया था तो आपको ध्यान रखना है रदरफोर्ड की जब थ्योरी फेल हुई थी तब बोर मॉडल आया था, इस बात को ध्यान रखना। तो बोर मॉडल का क्या कहना था, इनका क्या स्टेटमेंट था, तो इन्होंने स्टेबिलिटी का कंसेप्ट दिया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ इन्होंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम के बारे में इन्होंने बताया था जो कि रदरफोर्ड ने नहीं बताया था। आप पढ़ते होंगे मेरे भाई कि रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था, अल्फा स्कैटरिंग कराया था, न्यूक्लियस को खोजा था, ठीक है, लेकिन रदरफोर्ड में भी कमी रह गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर हम रदरफोर्ड की बात करते हैं तो रदरफोर्ड की जो थ्योरी थी या रदरफोर्ड का जो मॉडल था, इस रदरफोर्ड के मॉडल के फेल होने पर रदरफोर्ड का जो मॉडल था कुछ चीज तो सही साबित हुआ लेकिन कुछ चीज इसका फेल हुआ। इसके फेल होने पर कौन आया तो कहेंगे यहां पर बोर थ्योरी आया, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जिसको हम लोग कहते हैं यहां पर क्या तो कहेंगे बोर मॉडल के नाम से हम लोग जानते हैं, तब ये बोर मॉडल आया। आप कहेंगे सर इसकी थ्योरी फेल क्यों हुई थी, तो इसका थ्योरी फेल होने का रीजन था, क्या रीजन था, तो इन्होंने मेरे भाई इलेक्ट्रॉन जब हमारा कक्षा में घूमता है तो वो इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा, उनकी स्टेबिलिटी के बारे में उन्होंने बताया था। उन्होंने बोला कि हाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है नाभिक के चारों ओर, बस इतना ही कह करके निकल गए, पूरा कंसेप्ट नहीं बताया था। तो मेरे भाई इन्होंने स्टेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे इसका कंसेप्ट इन्होंने नहीं दिया था, स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया था। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम सॉरी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में इन्होंने नहीं बताया था। साथ ही साथ मेरे भाई किसके बारे में इन्होंने कंसेप्ट नहीं दिया था तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करते हैं, ये जो हाइड्रोजन एक प्रकार का गैस है इसके अंदर जो स्पेक्ट्रम दिखाया गया था, इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का भी कंसेप्ट का व्याख्या इन्होंने नहीं किया था, इसका भी व्याख्या इन्होंने नहीं किया था। इसीलिए मेरे भाई इसकी थ्योरी क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। उसके बाद आए कौन तो कहेंगे बोर एटॉमिक मॉडल आया। और जब बोर एटॉमिक मॉडल आया तो इन्होंने क्या दिया मेरे भाई, इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी कक्षा में चक्कर लगाता है तो वह चक्कर कक्षा में चक्कर लगाते रहेगा क्योंकि उसके पास एनर्जी कांस्टेंट रहता है। इसलिए बोर एटॉमिक मॉडल हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित होता है, इस बात को ध्यान रखना। हाँ अलग अलग एनर्जी, अलग अलग जो हमारा कक्षा होगा उसका एनर्जी लेवल अलग अलग होगा, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर कक्षा की बात करेंगे तो उसका एनर्जी लेवल हमेशा मेंटेन रहेगा। उसके पीछे उन्होंने कंसेप्ट बताया था, वो भी हम आपको डिस्कस करेंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि बोर का ये कहना था कि मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहां है तो कहेंगे बीच में न्यूक्लियस में है, और इसके चारों तरफ तो ये कक्षा बना हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इसमें कौन चक्कर लगाता है मेरे भाई, तो इस तरह से जो चक्कर इसमें लगा रहा है, इसमें जो चक्कर इस तरीके से लगाता है तो वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अगर इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगा रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगा रहा है तो एक निश्चित एनर्जी के साथ चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा की हम बात करते हैं, किसी भी कक्षा में ध्यान रखना, किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, किसी भी कक्षा में निश्चित ऊर्जा के साथ ये चक्कर लगाता है, ये निश्चित एनर्जी के साथ चक्कर लगाता है, निश्चित ऊर्जा के साथ चक्कर लगाता है, निश्चित ऊर्जा के साथ चक्कर लगाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये कौन बोला मेरे भाई, तो ये यहां पर बोर मॉडल बोला। और इसीलिए कहते हैं बोर का जो एटॉमिक मॉडल हमारा होता है ये कंजर्वेशन ऑफ मास पर सॉरी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित होता है, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है बोर एटॉमिक मॉडल हमारा किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। ये बात मेरे भाई किसी भी सूरत में आपको नहीं भूलना है, तो ये बात आपको पूरी तरीके से आना चाहिए। तो यहां पर इसका फेल हुआ तो आया कौन, तो बोर मॉडल आया। उन्होंने ये बात बताया कि ना तो एनर्जी इसका लूज करेगा ना तो इसकी एनर्जी गेन करेगा, जितना एनर्जी रहेगा वो इतना बना ही रहेगा और ये कक्षा में हमेशा घूमता ही रहेगा।
एनर्जी लूज करेगा या गेन करेगा तभी तो इस कक्षा से दूर जाएगा या इस कक्षा के नजदीक आएगा। तो मेरे भाई ना तो लूज करेगा, ना तो गेन करेगा, ना तो एनर्जी लॉस होगा, ना तो एनर्जी गेन करेगा, इसका मतलब ऊर्जा संरक्षित रहेगा। जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस कक्षा में घूमते रहेगा। ये स्टेटमेंट बोर का था। तो मेरे भाई इसी से पता चला कि ये बात जब इन्होंने बोला तो पता चल गया इनके बारे में, इनसे ये पता चला कि स्टेबिलिटी का कंसेप्ट यहां से मिल गया। यहां से किसका कंसेप्ट मिल गया? तो स्टेबिलिटी का कंसेप्ट मिल गया। तो आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर एटॉमिक मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग किसका? तो मेरे भाई इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का जो क्वांटाइजेशन था ये होता है और इसका प्रत्यक्ष परिणाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉन की जो कक्षाएं है, इलेक्ट्रॉन की जो कक्षाएं वो स्थिर होती है यानी कि स्टेबल होती है और वह ऊर्जा का विकिरण नहीं करती है, एमिट भी नहीं करती है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन एनर्जी का एमिशन नहीं करती जो कि उसके अंदर एनर्जी का लॉस होगा। तो मेरे भाई स्टेटमेंट उनका पूरी तरीके से क्या था? तो सत्य था। उसके बाद ध्यान रखना है, उनका कहना था कि इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल होगा वो पूरी तरीके से क्वांटाइज्ड होगा, यानी कहने का मतलब है कि उससे एनर्जी ना तो लूज करेगा ना तो वो गेन करेगा। तीसरा बात, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में इन्होंने बताया कि हाइड्रोजन जो एक प्रकार का गैस है, इस हाइड्रोजन गैस का स्पेक्ट्रम सतत ना होकर के, लगातार प्रवाह ना होकर के ये डिस्कंटिन्यूअस होता है, यानी कि औसत रेखा में हमारा बना रहता है। ये स्टेटमेंट भी किसने बताया था मेरे भाई? ये कंसेप्ट भी किसने बताया था? ये भी कंसेप्ट हमारा यहां पर बोर ने बताया था। तो बोर का एक चीज तो यहां पर क्लियर हो गया कि बोर ने यह बात बोला। दूसरा, बोर का यही बात आ गया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में डिटेल जानकारी दिया इन्होंने। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की अगर बात करते हैं तो यहां पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की अगर बात करते हैं, इसका डिटेल जानकारी इन्होंने दिया था। इसीलिए मेरे भाई यहां पर हम कहेंगे बोर एटॉमिक मॉडल के हिसाब से इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए और ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला कहता है किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिणाम जो है उस समय अंतराल में वस्तु के द्वारा तय किया गया क्या होगा। यहां पर मेरे भाई दूरी 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 की बात कर रहा है और हम सभी लोग एक रिलेशन जानते हैं, याद कीजिएगा कि दूरी की अगर हम बात करते हैं ना तो ये जो दूरी हमारा होता है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा विस्थापन होता है। दूरी किसी भी सूरत में विस्थापन से बड़ा होगा या फिर बराबर हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि दूरी किसी भी सूरत में आपका क्या होगा, तो कहेंगे बड़ा होगा, नहीं तो बराबर हो सकता है। लेकिन बराबर का कंडीशन किसी स्पेशल केस में आता है, हमेशा नहीं आएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना, ग्रेटर देन इक्वल टू का जो साइन यहां पर है ये काम का चीज है मेरे भाई। ग्रेटर देन इक्वल टू का जो साइन है ये इंपॉर्टेंट है कि दूरी हमेशा बड़ा होगा, नहीं तो बराबर हो सकता है, कभी दूरी विस्थापन से कम नहीं होता, क्योंकि विस्थापन न्यूनतम दूरी को कहते हैं। तो आपको ध्यान है कि समय अंतराल सेम है, तो जाहिर सी बात अगर हम परिमाण की बात करते हैं, दूरी की बात करें, दूरी तय की गई दूरी हमेशा बराबर हो। यहां देखो हमेशा बराबर लिखा है, हमेशा बराबर थोड़ी होता है, बराबर और कहेंगे ज्यादा होता है। तय की गई दूरी से अधिक होगा, तय की गई दूरी से अधिक विस्थापन थोड़ी होगा मेरे भाई। विस्थापन का परिमाण जो होगा तय की गई दूरी से कम होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। उससे क्या होगा, कहेंगे कम हो सकता है, कम हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, ये सेटिस्फाइड कर रहा है। यहां कह रहा है कि हमेशा बराबर होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमेशा दूरी विस्थापन बराबर नहीं होता, किसी स्पेशल केस में होता है, इसलिए यहां हमेशा का टर्म यूज किया, इसलिए आप इसको काट दीजिए। यहां पर कह रहा है कि तय की दूरी से अधिक होगा, विस्थापन कभी दूरी से अधिक होता है? नहीं होता है, विस्थापन तो ऑलरेडी न्यूनतम दूरी को कहते हैं। तो मेरे भाई हम सीधा कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है और आंसर करेंगे। आगे चलते हैं। अगला कह रहा कि फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम के अनुसार, इलेक्ट्रोलिसिस के अनुसार, किसी इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ का द्रव्यमान किसके समानुपाती होता है। मेरे भाई यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस का जो कंसेप्ट है उस पर यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहला चीज है, आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछा गया। यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस की बात कही गई है, आप सभी लोग जानते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज करते हैं, जो एक सॉल्यूशन के रूप में यूज होता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस का जो कंसेप्ट दिया वो किसने दिया? मैंने आपको कितनी बार बोला मेरे भाई, याद रखना, माइकल फैराडे के नाम से हम लोग जानते हैं इनको। ये कौन थे? तो मेरे भाई साइंटिस्ट का नाम है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे की हम बात करते हैं, इन्होंने ये कंसेप्ट दिया, इलेक्ट्रोलिसिस का कंसेप्ट दिया। इनका कहना था मेरे भाई, इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग एक कैथोड लेते हैं, एक हम लोग एनोड लेते हैं, ये सारा बात आप जानते होंगे। तो यहां पर एक रिलेशन इन्होंने दिया था, इनका दो नियम था। इनके कितने नियम थे मेरे भाई? तो इनका दो नियम था। इसका फर्स्ट लॉ की अगर हम बात करेंगे, इनके पहले इलेक्ट्रोलाइट्स में जो माइकल फैराडे का जो पहला लॉ है, ये कहना है इनका कि जो पदार्थ जमा होगा हमारा कितना कहेंगे, चार्ज के बराबर ये पदार्थ जमा होगा, जितना आवेश होगा उतना ही द्रव्यमान ये समानुपाती होगा। इनका ये स्टेटमेंट था।
बाद में चार्ज को जब अलग किया गया तो देखा गया कि जो द्रव्यमान हमारा समानुपाती होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं आई बराबर क्या होता है, क्यू बाय टी होता है। तो क्यू बराबर क्या होगा, तो कहेंगे आई गुना टी हो जाएगा। तो यहां पर क्यू के जगह पर क्या रख दिया गया, तो कहेंगे आई इंटू टी रख दिया गया। साथ ही साथ मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, ये रिलेशंस यहां से निकल करके आया और इस रिलेशंस को जब इक्वल टू में कन्वर्ट किया गया तो पता चला कि इस इक्वेशन को जब इक्वल टू में कन्वर्ट किया गया तो पता चला एक जड़ कांस्टेंट टर्म आता है जिसको रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, यहां पर केमिकल इक्विवेलेंट के नाम से जानते हैं, और ये फिर जेड गुना में आई टी बन गया। तो ये हमारा जो फॉर्मूला डेवलप हुआ ये कहां से हुआ है, या फिर फर्स्ट लॉ के हिसाब से हम कहेंगे ये स्टेटमेंट हमारा होता है। तो ये हमारा, अब यहां पर मेरे भाई इस बात को समझना, क्वेश्चन में कह रहा है कि द्रव्यमान की बात कर रहा है और द्रव्यमान को हम लोग एम से दिखाते हैं, बहुत ही प्यार से हम लोग कवर करेंगे और द्रव्यमान को एम से दिखाते हैं। आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए ये जो द्रव्यमान है जिसको आप एम से दिखाते हैं, जो द्रव्यमान आपका एम है, ये समानुपाती किसका है। तो मेरे भाई आप यहां देखिए ना कि द्रव्यमान समानुपाती किसका है, आई का है। द्रव्यमान समानुपाती किसका है, तो टी का है। इसका मतलब द्रव्यमान समानुपाती हमारा आई का भी होगा और जो द्रव्यमान है वो समानुपाती कहीं ना कहीं टाइम का भी होगा। इस बात को ध्यान, करंट और टाइम दोनों का होगा। तो यहां पर आप सीधा कह सकते हैं समानुपाती का रिलेशन में पूछा गया है तो द्रव्यमान समानुपाती करंट का होगा, तो विद्युत अवघट से प्रवाहित धारा की बात कर रहा है यानी कि आई का समानुपाती होगा। बिल्कुल सही बात है। कह रहा है उस समय का यानी कि टाइम की बात कर रहा है, उस समय जिसके लिए धारा प्रवाहित होती है तो उस समय के समानुपाती होंगे। तो ये भी आपका सही है कि एम समानुपाती टी का, ये भी सही था कि एम समानुपाती आपका आई होगा। मेरे भाई ये स्टेटमेंट भी सेटिस्फाइड कर रहा है। अगला कहता है कि पदार्थ के तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट जो वेट होता है वो उसके समानुपाती होते हैं। तो द्रव्यमान समानुपाती किसका होगा, तो इक्विवेलेंट वेट का भी होता है। ये बात भी मेरे भाई ध्यान रखना, ये इक्विवेलेंट वेट का भी समानुपाती होता है, लेकिन इक्विवेलेंट वेट्स जो समानुपाती होता है ये फैराडे का सेकंड लॉ है। ये कौन सा लॉ है, तो आपको ध्यान रखना, फैराडे सेकंड लॉ की हम बात करते हैं। फैराडे सेकंड लॉ की बात करते हैं, जैसे आपने यहां पर फर्स्ट लॉ देखा, इसी तरह के सेकंड लॉ के रिलेशंस को आपको याद रखना पड़ेगा। और सेकंड लॉ हमारा कहता है कि जो मास है वो समानुपाती किसका है, तो याद रखना मेरे भाई, हम कहेंगे यहां पर इक्विवेलेंट वेट का समानुपाती है। किसका, तो याद रखना इक्विवेलेंट वेट का समानुपाती होता है और ये रिलेशन हमारा सेकंड लॉ से निकल करके आया। तो फैराडे का दोनों नियम, आप दोनों रिलेशंस को याद रखिए, कई बार पूछता है। तो आप यहां से कह सकते हैं कि ये वाला रिलेशन हमारा सही है। अब मेरे भाई जब सारा रिलेशन सही हो गया तो आप आंसर क्या करिएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाइएगा। पूरा क्रिस्टल क्लियर आप पढ़िए, जितना पढ़िए अच्छे से पढ़िए, कम से कम आपको आना चाहिए। आगे चलते हैं। और मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं आयंस के कारण उस सॉल्यूशन में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। आयंस के कारण सॉल्यूशन में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इस बात को ध्यान रखें। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक हवाई जहाज के पंख को मिलने वाले लिफ्ट का मतलब आप समझते हैं ना, ऊपर उठाना। जैसे मान लेते हैं कि ये हवाई जहाज है, समझना गौर से मेरे भाई, पूरा का पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको समझ में अगर आ गया तो समझ लीजिएगा, हमेशा कभी दिक्कत आपको नहीं होगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि ये मान लेते हैं कि हमारा एरोप्लेन है और एरोप्लेन का डायग्राम तो आप जानते हैं मेरे भाई कि ऐसा ही होता है। हम इसका फिगर बना दिए आपके सामने में, कुछ इस तरीके का फिगर होता है। ये जो देख रहे हो ये एरोप्लेन हमारा है और इस एरोप्लेन में आप क्या देखते हैं, एरोप्लेन लिफ्ट करने का मतलब क्या होता है, एरोप्लेन ऊपर जाना। इसका मतलब है कि एरोप्लेन जब हमारा ऊपर उठता है तो इसका डिजाइन ही ऐसा किया जाता है कि ये हमारा आसानी से लिफ्ट कर पाए। तो हो कैसे लिफ्ट करेगा मेरे भाई, तो लिफ्ट को उठाएगा कौन, तो जाहिर सी बात है यहां पर बॉयंसी या थ्रस्ट फोर्स काम करता है ऊपर की तरफ, और वो थ्रस्ट फोर्स या बॉयंसी जो हमारा काम करेगा, जो इसको प्रेशराइज करेगा ऊपर उठाने के लिए। लिफ्ट का मतलब होता है क्या, लिफ्ट का मतलब इसको ऊपर उठाने की बात कर रहे हैं मेरे भाई, लिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, ऊपर उठाने की बात कर रहे हैं। तो जब लिफ्ट हमारा तभी होगा मेरे भाई जब यहां का प्रेशर कम होगा और यहां का प्रेशर क्या होगा, तो ज्यादा होगा। यहां का प्रेशर कम होगा, यहां का प्रेशर ज्यादा होगा। तो मेरे भाई यहां नीचे का जो दाब होगा वो हमारा क्या होना चाहिए, कहेंगे दाब ज्यादा होगा। नीचे में दाब हमारा ज्यादा होगा और ऊपर में दाब कैसा है, तो वायुमंडलीय दाब जो कि हमारा कम होगा, तो यहां पर दाब कम होगा। तो यहां पर प्रेशर क्रिएट किया जाता है और इसके आसपास में दाब ज्यादा और यहां पर दाब कम होगा। और हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई, दाब ज्यादा से दाब कम की तरफ जाएगा तो हमारा ये लिफ्ट ऊपर उठ जाता है। और अगर दाब ज्यादा होगा तो यहां पर वेग कम होगा, दाब ज्यादा तो यहां पर वेग उसका क्या होगा, उसकी वेग कम होगी। और अगर आपको ध्यान रखना दाब कम होगा तो इस जगह पर इसका वेग क्या होगा, तो कहेंगे इसका वेग ज्यादा हो जाएगा। और आप जानते हैं जहां पर ऐसा रिलेशन
रिलेशन देखने को मिलता है, दाब कम वेग ज्यादा या दाब ज्यादा वेग कम, वहां पर बर्नौली आता है। कौन आता है मेरे भाई? तो ऐसा सिस्टम जहां कहीं भी देखेगा कि दाब कम वेग ज्यादा या दाब ज्यादा वेग कम, ऐसा जहां कहीं भी देखेगा वहां पर बर्नौली आता है और बर्नौली अपना रिलेशंस देकर के जाता है और यहां पर बर्नौली प्रमेय हमारा काम करने लगता है। यहां पर कौन काम करता है मेरे भाई? तो आपको ध्यान रखना, यहां पर बर्नौलीज का प्रिंसिपल काम करता है। यहां पर हमारा बर्नौलीज प्रिंसिपल की हम बात करते हैं तो ये बर्नौलीज प्रिंसिपल यहां पर कार्य करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो लिफ्ट कराने के लिए बर्नौली प्रिंसिपल का यहां पर एप्लीकेशन यूज होता है। यहां देखिए गौर से, आपको क्या कह रहा था, कहता है कि एक हवाई जहाज के पंखे को मिलने वाले लिफ्ट मतलब उसको ऊपर उठाने के लिए कौन काम करता है? उत्प्लावक बल, जो कि एक बर्नौली सिद्धांत के द्वारा समझाया गया है, बर्नौली सिद्धांत के द्वारा समझाया गया है। और कहता है इसलिए ऐसा, समझना गौर से, आगे कहता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेरे भाई, क्योंकि पंखा की घुमावदार ऊपरी सतह हवा को एक लंबी दूरी तय करने के लिए मजबूर कर देती है। मेरे भाई इस बात को समझना, ऐसी पॉसिबिलिटी कब होगा कि ये लिफ्ट करेगा? तो आप कहेंगे प्लेन के नीचे दाब ज्यादा और प्लेन के ऊपर दाब कम होगा, तो ऐसा हो सकता है। या फिर पंख के नीचे दाब ज्यादा और पंख के नीचे दाब कम, पंख के नीचे दाब ज्यादा और पंख के ऊपर दाब कम होगा, तभी लिफ्ट करेगा। तो आप कहेंगे सर क्या होगा इसमें? तो यहां देखिए, पंख के नीचे की तुलना ऊपर की ओर हवा की गति अधिक होती। चलो गति वाला बात अभी रहने देते हैं, पहले प्रेशर को समझते हैं। पंख के नीचे की तुलना में ऊपर की ओर दाब कम हो जाएगा। मेरे भाई इस लाइन को पढ़िए, कह रहा कि पंख के नीचे की तुलना में ऊपर की ओर दाब क्या होगा? तो किंग कम होगा। मेरे भाई पंख के ऊपर दाब कम है, पंख के नीचे दाब ज्यादा है, लिफ्ट मारेगा। चूंकि हम लोग जानते हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा का फ्लो होता है, यही हवा इसको उठाने की कोशिश करेगा। तो कहेंगे सर ये सेटिस्फाइड कर रहा है। अब आप समझना मेरे भाई, जिस तरह से दाब का लिखा हुआ है इसी तरह से वेग का उल्टा होगा। क्योंकि अगर दाब यहां पर कम है तो वेग यहां ज्यादा है, यहां पर अगर मान लेते हैं दाब ज्यादा है तो वेग यहां पर कम है। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैं कह रहा हूं मेरे भाई, यही एप्लीकेशन यहां पर यूज होता है। यहां पर वेग ज्यादा, दाब कम तो वेग ज्यादा। यहां पर अगर दाब ज्यादा है तो वेग हमारा क्या होगा कि यहां पर कम हो जाएगा। तो आप सीधा कह सकते हैं मेरे भाई कि पंख के अब इसका जस्ट उल्टा यहां देखिए, कह रहा कि पंख के नीचे की तुलना में ऊपर की ओर हवा की गति अधिक होगी। जाहिर सी बात है, ऊपर की ओर दाब अगर कम है तो हवा की गति ज्यादा होगी, अगर दाब कम होगा तो हवा की गति अधिक होगी। दाब कम हवा की गति उधर अधिक होगी, तो ऊपर में दाब कम हवा की गति अधिक होगी। तो मेरे भाई कुल मिलाकर के ये दोनों चीज सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये भी हमारा सही है, ये भी हमारा सही है, क्योंकि बर्नौली इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। अगला कहता है मेरे भाई कि पंख पर तब क्या लगता है? पंख पर एक शुद्ध ऊर्ध्वगामी बल लगता है, जिसको हम लोग लिफ्ट फोर्स कहते हैं, जो कि अपवार्ड डायरेक्शन में लगता है, इसको पूरा का पूरा ऊपर उठा लेता है। ये भी मेरे भाई सही स्टेटमेंट है। तो आप यहां पर सीधा कहेंगे कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे सही है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे और इस क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी। तो आपको बर्नौली समझ में आ गया होगा। हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई कि बर्नौली एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करता था। कहीं ना कहीं यहां पर बर्नौली का कंसेप्ट पूछा, तो आपने बर्नौली के कंसेप्ट पर इसको सेटिस्फाइड करवाया। आगे चलते हैं मेरे भाई, आगे के क्वेश्चंस को हम लोग समझते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मिरेज के बारे में बोला गया है। समझना, मिरेज भी एक अच्छा कंसेप्ट देकर के जाता है। हो सकता है कि एक लाइन में आप पढ़ते होंगे, लेकिन मिरेज के कंसेप्ट को आप समझिएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? तो हम यहां पर मिरेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। और मेरे भाई मिरेज जो बनता है ना, ये मिरेज का फॉर्मेशन रेगिस्तान जहां पे होता है वहां पे जनरली देखने को मिलता है। जहां पर रेगिस्तान होगा, जहां की जलवायु जो होती है, आप कह सकते हैं जो बालू होता है बहुत जल्दी गर्म हो जाता और हवा किधर तो लिफ्ट कर जाता ऊपर। तो मेरे भाई ध्यान रखना, मिरेज फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं, ये जो मिरेज फॉर्मेशन हमारा होता है, इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया, इस बात को समझेंगे। सबसे पहला चीज है मेरे भाई, इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? तो इसको हिंदी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस बात को मेरे भाई समझिएगा, इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नाम से जानते हैं और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के प्रिंसिपल पर ऐसा होता है, ये सही है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि जब भी मिरेज का फॉर्मेशन होता है तो आप देखेंगे रेगिस्तान वाले इलाके में जहां पानी जमा होगा, अगर कोई भी अगर मान लेते हैं प्लांट अगर उसका मुंडी ऊपर है तो उसमें उसका इमेज उल्टा बन जाता है। तो मिरेज फॉर्मेशन के कारण ऐसा होता है। होता क्या है कि जब मान लेते हैं कि यहां पर हम लोग सीधा कह सकते हैं कि रेगिस्तान वाले क्षेत्रों में यह देखने को मिलता है, ये वाला चीज देखने को मिलता है कि गर्मी के दिन में जनरली ये कब मेरे भाई, तो आपको समझना है, यहां पर रिलेट करके मैं बता रहा हूं। गर्मी के दिन की अगर बात करते हैं,
और गर्मी के दिन में क्या होगे, तो गर्मी के दिन में जो वायुमंडल होता है वो पूरी तरीके से गर्म हो जाता है, यानी अर्थ सरफेस जो गर्म हो जाता है। गर्मी के दिन में जो अर्थ सरफेस होगा वो क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर जो अर्थ सरफेस होगा वो अर्थ सरफेस गर्म हो जाएगा। और जैसे ही अर्थ सरफेस गर्म होगा तो अर्थ सरफेस के आसपास की जो गैसियस पदार्थ होंगे वो सभी के सभी, चूंकि गर्म होगा तो उसकी डेंसिटी कम होगी और ऊपर चला जाएगा। तो मेरे भाई जैसे ही अर्थ सरफेस कम होगा, गर्म होगा, तो आप सीधा कहेंगे जो वायुमंडलीय, यहां पर वायुमंडलीय अगर हम हवा की बात करते हैं, जो वायुमंडलीय हवा की बात करते हैं ये भी गर्म हो जाएगी। वायुमंडलीय हवा भी क्या हो जाएगी, तो कहीं यहां पर गर्म हो जाएगी। अगर वायुमंडलीय हवा गर्म हो जाएगी तो आपको पता होगा कि तापमान के बढ़ने से क्या होता है, डेंसिटी घटती है। अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा तो उसकी डेंसिटी घट गई, और जिसकी डेंसिटी घटती है वो हमेशा ऊपर की ओर जाती है। फिर हवा किधर, तो कहेंगे हवा ऊपर उठना शुरू कर देता, हवा ऊपर की ओर चली जाती है। ऐसे केस में हवा क्या होगा, तो मेरे भाई ऊपर की ओर चली जाएगी। हवा ऊपर की ओर चलती जाएगी, हवा ऊपर की ओर जाएगी। और जब हवा ऊपर की ओर जाएगी तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा मेरे भाई, जब लाइट ऊपर से पड़ती है तो पता चलता है कि हवा की लेयर ऊपर ऊपर जा रही है, हवा ऊपर ऊपर उठ रही है, तो उसका लेयर बदल रहा है। और जब लेयर बदलेगा तो मेरे भाई मल्टीपल रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा वहां पे। ये लेयर जो अर्थ सरफेस का जो लेयर था वो ऊपर चला गया, क्योंकि गर्म का दिन होता है तो नीचे का जो वायुमंडल गर्म होता है वो गर्म हवा ऊपर चला जाता है। और ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि वायुमंडल को भी लेकर के ऊपर जाता है, जिससे प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन भी हो जाता है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना, एक तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटती है। दूसरी बात आपको ध्यान रखें, विभिन्न तापमान और घनत्व, विभिन्न तापमान और घनत्व वाली वस्तु में वायु की जो परतों के माध्यम से क्या होगा, तो प्रकाश का अपवर्तन भी हो जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, डेंसिटी अलग अलग होगा, तापमान अलग अलग होगा, तो लेयर अलग अलग बनेंगे, तो प्रकाश का अपवर्तन होगा, प्रकाश पड़ेगी तो अपवर्तित होगी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। दूसरी बात है कि जमीन का, यानी कि जो हमारा पृथ्वी अर्थ सरफेस है उसके ऊपर की हवा की तुलना में बहुत अधिक गर्म होगा। यानी कि जमीन का उसके ऊपर की हवा की तुलना में बहुत अधिक गर्म होना। मेरे भाई जमीन भी गर्म हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि गर्मी के दिन में अर्थ सरफेस हमारा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वायुमंडलीय हवा ऊपर जाता है, तो अर्थ सरफेस गर्म होगा तभी तो वो ऊपर जाता है। तो ये सभी केसेस इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आप सीधा कहेंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाएंगे। इतना तो कम से कम आप ध्यान रख लीजिए, काम का है। आगे चलते हैं। अगला कहता है मेरे भाई एक स्टील का तार है, ये भी एक लॉजिकल क्वेश्चन है, समझिएगा। एक आपको किसका तार बोला गया, तो एक आपको स्टील का वायर बोला गया। ये किसका तार है, तो कहेंगे ये स्टील का तार है। दूसरा किसका तार है मेरे भाई, तो रबर का तार है। ये स्टील का तार है। और एक हमारा किसका, तो कहेंगे यहां पर रबर का तार है। एक स्टील का तार है, दूसरा हमारा किसका, तो कहेंगे रबर का तार है। मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, एक स्टील का तार है, एक तो स्टील का तार है, और दूसरा हमारा किसका, तो कहेंगे रबर का तार है। अब इसमें से आपको बोल दिया गया है कि कौन अधिक प्रत्यास्थ है। मेरे भाई फोकस करना क्वेश्चन में, यहां पर पूरा का पूरा क्वेश्चन को पढ़ो और उसमें समझो कि क्या दे रखा है। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ने के लिए जाते हैं तो सबसे पहला लिखा हुआ है कि एक स्टील का तार, किसका तार मेरे भाई, तो एक स्टील का तार, स्टील का तार, एक स्टील का तार एक रबर के तार से अधिक प्रत्यास्थ है। इसका मतलब ज्यादा इलास्टिक कौन है, तो ज्यादा इलास्टिक अगर है तो वो स्टील है। और अगर मेरे भाई ज्यादा कोई इलास्टिक होता, कोई कम इलास्टिक होता, तो उसके पीछे का रीजन क्या होता है, उसके पीछे का रीजन हम आपको बताते हैं। कोई इलास्टिक ज्यादा है, कोई कम इलास्टिक है, इसका मतलब है कि प्रत्यास्थता गुणांक पर वो निर्भर करता है। आपको यह समझना मेरे भाई, आप इसको ऐसे समझिए ज्यादा बेहतर रहेगा। एक हमारा क्या होगा, कहेंगे एक हमारा स्टील है, और स्टील के जो इलास्टिसिटी है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है किससे, तो यहां पर आपको रबर के इलास्टिसिटी से इसका क्या है, तो कहेंगे ज्यादा है। और आप सभी लोग जानते हैं ये हमारा क्या है, तो यंग्स मॉडुलस, जिसको हम लोग कहते हैं प्रत्यास्था गुणांक। ई क्या है मेरे भाई, तो यहां पर ई है प्रत्यास्था गुणांक। इस बात को ध्यान रखेंगे और ये सब चीज याद रखना पड़ेगा आपको। इसको प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। अलग अलग पदार्थ के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। जो ज्यादा हमारा क्या होगा, तो इलास्टिक होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, जो कम इलास्टिक होगा उसकी वैल्यू कम होती है, ई का मान। और प्रत्यास्था गुणांक जिसको हम लोग ई से दिखाते हैं, और इसी को यंग्स मॉडुलस भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो यंग्स मॉडुलस भी कहते हैं। इसी को हम लोग यंग्स मॉडुलस भी कहते हैं। ये बात मेरे भाई आपको ध्यान रखना है। अब समझना गौर से, इतना तो समझ में आ गया होगा। एक रिलेशन मेरे भाई आपने पढ़ा होगा हुक्स लॉ का, एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा हुक्स लॉ का, याद कीजिए। और हुक्स लॉ में एक बात बोला गया है कि जो प्रतिबल हमारा होता है वो समानुपाती होता है किसका, तो विकृति का।
प्रतिबल समानुपाती विकृति का। और समानुपाती को जब आप इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं तो यहीं पर एक टर्म आता है ई, जिसको यंग्स मॉडुलस और प्रत्यास्था गुणक कहते हैं। और ई गुना में क्या हो जाता है, यहां पर विकृति हो जाता है। ई गुना में क्या, तो विकृति, और यहां पर हमारा प्रतिबल का रिलेशन इस तरीके से मिल जाता है मेरे भाई। प्रतिबल को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेस और विकृति को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेन। तो ये रिलेशन हम लोगों को मिल जाता है। अब यहां पर मामला ये है कि अगर हम लोग इसको देखते हैं तो इसी को प्रत्यास्था गुणक कहते हैं, जो कि हमारा ई है। अब इस बात को समझिएगा, हम अगर आपसे ये कहना चाहते हैं मेरे भाई कि हम ई को अगर अलग करेंगे तो रिलेशन ढूंढ रहे हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अगर हम ई को अलग करेंगे तो हमें क्या रिलेशन मिलेगा, तो कहेंगे यहां पर प्रतिबल अपॉन में विकृति मिलेगा। प्रतिबल अपॉन में क्या मिलेगा, तो विकृति मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना। अब जाहिर सी बात हम आपसे जानना चाहते हैं, अगर कोई स्टील ज्यादा इलास्टिक है तो ई का मान ज्यादा होगा, अगर कोई ज्यादा इलास्टिक है तो ई का मान ज्यादा होगा। हम आपसे जानना चाहते हैं मेरे भाई, अगर ई का मान ज्यादा होगा तो प्रतिबल क्या होगा, तो कहेंगे ज्यादा होगा। अब क्वेश्चन पर आइए, उसको पहले आप समझिए। और एक चीज और जान लीजिए, जो ज्यादा इलास्टिक होता है ना, ज्यादा नमरता है, जो कम इलास्टिक होगा कम नमरेगा। लेकिन जिसमें इलास्टिसिटी का गुण होता है, अगर आप उसको खींच दीजिए, छोड़ दीजिए, तो अपना शेप ले लेता है, ओरिजिनल वाला शेप। लेकिन अगर मान लेते कम इलास्टिक है और उसको झरगर के खींच दिए आप, नमर जाएगा, खिंचा जाएगा, नमर जाएगा। और नमरने के बाद फिर वापस अपने शेप में नहीं आता है, उसको कहते हैं कि उसमें प्लास्टिसिटी का गुण घुस जाता है। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान, अगर कोई ज्यादा इलास्टिक हो तो ज्यादा नमरेगा, कोई कम इलास्टिक तो कम नमरेगा। तो आपको ध्यान रखना है, स्टील को, किसको, तो मेरे भाई स्टील को रबर से अधिक खींचा जा सकता है। जाहिर सी बात है, चूंकि स्टील का इलास्टिसिटी ज्यादा होगा या स्टील का प्रत्यास्था गुणांक ज्यादा होगा तो ज्यादा इलास्टिक होगा, तो उसको आप ज्यादा खींच सकते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। अगला कहता है मेरे भाई कि दी गई विकृति के लिए स्टील की रबर की तुलना में बहुत अधिक प्रतिबल उत्पन्न होगा। मेरे भाई दी गई विकृति का मतलब क्या होता है, यानी कि दोनों में विकृति बराबर दिए हैं। इसका मीनिंग ये समझिए, फॉर ए गिवन स्ट्रेन की बात कर रहा है। स्ट्रेन मतलब विकृति होता है, यानी कि दोनों में विकृति बराबर ही दी है। इसका मतलब विकृति को यहां पर मान लीजिए आप कांस्टेंट। अगर विकृति दोनों में बराबर दिए हैं तो आप यह समझ लीजिए मेरे भाई कि जिसका जो ज्यादा इलास्टिक होगा उसका ई का मान ज्यादा होगा, ई का मान ज्यादा होगा उसमें प्रतिबल ज्यादा होगा। अब इसको पढ़िए, कहता है दिए गए विकृति के लिए स्टील जो है, ये स्टील की बात कर रहा है, ये रबर की तुलना में बहुत अधिक प्रतिबल उत्पन्न करता है। बिल्कुल मेरे भाई, रबर की तुलना में बहुत अधिक प्रतिबल इसलिए उत्पन्न करेगा क्योंकि रबर का ई का मान कम है, स्टील का ई का मान ज्यादा है। जिसका ई का मान ज्यादा उसमें प्रतिबल ज्यादा पैदा होगा। तो ये स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं हमारा यहां पे राइट हो गया। इसीलिए मैंने इस रिलेशन को लिखा था। आपको लग रहा होगा कि सर क्या रिलेशन लिख रहे हैं। मेरे भाई ये सब कंसेप्ट होता है। दूसरी बात कहता है कि स्टील का जो यंग मापक है, जिसको यंग्स मॉडुलस हम कह रहे थे, जिसको हम यहां पर प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं, याद रखना मेरे भाई, जो ज्यादा इलास्टिक होता है उसके लिए यंग्स मॉडुलस का मान ज्यादा होता है। तो स्टील का यंग्स मॉडुलस रबर से क्या होता है, अधिक होगा, तभी तो वो ज्यादा इलास्टिक होगा। इसका मतलब इसको भी सेटिस्फाइड कराना है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सेटिस्फाइड कर रहे हैं। आप बताइए मेरे भाई, इस क्वेश्चन के आंसर आप क्या करने वाले हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करेंगे, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कहने का मतलब आप ये कह सकते हैं मेरे भाई, उपयुक्त में से एक से अधिक होना चाहिए। बी और सी क्यों लिखा है, एक मिनट हम मिला लेते हैं मेरे भाई। इस क्वेश्चन का जो आंसर है, एक से अधिक होना चाहिए। तीनों स्टेटमेंट सही होंगे इस क्वेश्चन का, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही होंगे मेरे भाई। ये लगता है टाइपिंग मिस्टेक है, ये आप इसको हटा दीजिएगा, नहीं तो आपको कंफ्यूज करेगा। इसको आप हटा दीजिएगा, ठीक है। ये मोर एंड अबव होगा, बोथ बी एंड सी को नहीं कंसीडर करेंगे हम, तीनों सही हमारा होगा। ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। जो ज्यादा इलास्टिक ज्यादा खिंचाता है, जो कम इलास्टिक कम खिंचाता है, ये भी बात सच है। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। अगला हमारा कहता है कि सभागार में अनुरणन काल, जो रिवर्बरेशन टाइम होता है, वह समय है जिसमें ध्वनि की तीव्रता 7 डेसिबल तक गिर जाती है, यानी कम हो जाती है ध्वनि की तीव्रता 7 डेसिबल। तो हमारा कम हो जाता है, जिसमें आपको साउंड पोल्यूशन नहीं होगा। और अनुरणन को कम करने के लिए, अच्छा चलो, अनुरणन को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली बात है कि अनुरणन होता क्या है, ये आपके दिमाग में आता होगा। और जितना कंसेप्ट पढ़ाते हैं इतने को अच्छे से आप समझ लीजिएगा तो काम आपका चल जाएगा मेरे भाई। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो अनुरणन की बात करते हैं, जिसको इंग्लिश में रिवर्बरेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर हम यहां पर रिवर्बरेशन की बात करते हैं, इसको अनुरणन कहते हैं। अनुरणन के लिए क्या कंडीशन होता है, अनुरणन के लिए एक कंडीशन होता है मेरे भाई, क्या हम पढ़े होंगे, ई को याद कीजिएगा। इको, प्रतिध्वनि जिसको आप कहते हैं, इको में
हमारा क्या होता है, एक बार साउंड का रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन अनुरणन होने के लिए मल्टीपल बार साउंड का रिफ्लेक्शन होता है। एक तो मेरे भाई ये समझ में आ गया, यहां पर साउंड का रिफ्लेक्शन मल्टीपल टाइम्स होगा। साउंड का रिफ्लेक्शन जो होगा वो कितने टाइम्स होगा, तो मेरे पास साउंड का रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन साउंड का रिफ्लेक्शन कितनी बार होगा, तो साउंड का रिफ्लेक्शन मल्टीपल टाइम्स होगा। साउंड का रिफ्लेक्शन मल्टीपल टाइम्स होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। साउंड का रिफ्लेक्शन कैसा होगा, तो मल्टीपल टाइम्स होगा, ये बात मेरे भाई आपको ध्यान रखना है। साउंड का रिफ्लेक्शन मल्टीपल टाइम्स होगा, ये तो पहला चीज है। दूसरी बात मेरे भाई, हमने आपको इको बताया था, याद कीजिएगा, मैंने आपको बताया, आप रेगुलर मेरा अगर क्लासेस कर रहे होंगे तो आपको बेनिफिट होगा किसी भी सूरत में। इसमें साउंड का एक ही बार, इसमें भी लिख देते हैं, इसमें साउंड का कितनी बार, तो साउंड का एक बार रिफ्लेक्शन होता है। इसके लिए साउंड का एक बार क्या होगा, तो यहां पर रिफ्लेक्शन होता है। यहां पर साउंड एक ही बार हमारा टकरा करके वापस आता है, जबकि इसमें बार बार टकराता है। दूसरी बात, इसके लिए आपको मैंने बताया था कि अगर इको कहीं पर सुनाई देता है तो उसके लिए जो दूरी होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, ये दूरी लगभग आपका 17 मीटर होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या होगा मेरे भाई, जो दूरी होना चाहिए जहां से साउंड निकला और जिससे टकराया, उससे दूरी जो होना चाहिए 17 मीटर से क्या होना चाहिए, कहीं कम होना चाहिए। दूरी 17 मीटर से कम होगा तभी ये पॉसिबिलिटी है। 17 मीटर पर ये होगा, 17 मीटर से कम दूरी पर अनुरणन होता है। इस बात को ध्यान रखें। तो ये बात तो मेरे भाई आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अनुरणन में क्या होता है, आवाज गूंजती है, बार बार आवाज गूंजती है, तो मेरे भाई उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कम करने के लिए, अगर आवाज गूंजती है तो इसको कम करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको कम करने के लिए जो घर की दीवार होती है उसको खुरदुरा बनाते हैं। दीवार को कैसा बनाते हैं, तो मेरे भाई दीवार को खुरदुरा बनाते हैं। क्योंकि मेरे भाई आपको पता होगा, अगर कोई दीवार खुरदुरी होती तो साउंड एब्जॉर्बर का काम करते, अगर दीवार खुरदुरी होती साउंड एब्जॉर्बर का काम करेगी। साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, तो एक्वेस्टिक मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा मटेरियल यूज करते थे, एक्वेस्टिक मटेरियल हम लोग साउंड प्रूफ के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक्वेस्टिक मटेरियल दीवार वगैरह में चिपका देते हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना मेरे भाई, आप नीचे में मैट चटाई भी बिछा देते हैं। मैट वगैरह भी आप क्या करते हैं, तो नीचे में ग्राउंड फ्लोर आप देखेंगे, फ्लोर पर मैट की हम बात करते हैं, मैट भी बिछा देते हैं। आप ग्राउंड पर क्या करते हैं, मैट बिछा देते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और भी चीज बिछा देते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है मेरे भाई, अगर रिवर्बरेशन को कम करना होगा ना, तो जहां से साउंड निकल रहा है, सुनना गौर से मेरे भाई, रिवर्बरेशन को कम करने पर क्वेश्चन शायद पूछा गया है। हम लोग चलते हैं, क्योंकि अनुरणन को कम करने के लिए क्या कोई उपाय, कोई क्या कर सकता है, ये बोला गया है। सभागार में बहुत सारे आदमी थे और इतना डेसिबल तीव्रता पहुंच गई। कहने का मतलब यह है 60 डेसिबल कम नहीं, 60 डेसिबल कहने का मतलब है 70-75 पर साउंड पोल्यूशन हो जाता है, तो ये कम नहीं हुआ। सभागार में 60 डेसिबल तक अगर पहुंच जाता, तब अनुरणन को कम करने के लिए सभागार में बहुत सारे लोग होंगे, सब बोलेंगे तो सबकी आवाज टकराएगी और 17 मीटर से कम होगा तो रिवर्बरेशन ही होगा वहां पर। तो वैसी परिस्थिति मेरे भाई, उसको कम करने के लिए आप क्या करेंगे, तो सबसे पहला बात है कि आप क्या करेंगे, एब्जॉर्बर लगाएंगे, लेकिन साउंड एब्जॉर्बर लगाएंगे जो ध्वनि अवशोषक पदार्थ के रूप में हमारा होगा। कौन, तो दीवार को क्या करेंगे, तो पर्दे या फाइबर के बोर्ड से हम लोग क्या करेंगे, ढक देंगे दीवार को। दूसरी बात है, हॉल में बड़ी संख्या में दर्शक होना नहीं, फर्श पर कालीन का उपयोग करना, जो नीचे का फर्श होगा उस पर मैट चटाई बिछा देंगे, फर्श पर कालीन का उपयोग करना, ये स्टेटमेंट हमारा। और हॉल में बड़ी संख्या में दर्शक होना, ये गलत है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये दो काम तो आप कर ही सकते हैं मेरे भाई। यहां पर दो बात तो हमने आपको लिखा भी है कि दीवार को खुरदुरा बना देना, एक्वेस्टिक मटेरियल चिपका दीजिए, मैट बिछा दीजिए फर्श के ऊपर, मेरे भाई रिवर्बरेशन ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, यानी कि जो आवाज गूंजती थी वो आवाज कम गूंजेंगे। ये कंडीशन है कि रिवर्बरेशन होगा, तो ये दोनों की वजह से रिवर्बरेशन आता है। रिवर्बरेशन का मतलब आप समझते हैं, ऐसा वाला चीज, जैसे यहां साउंड निकला तो टकराया, फिर यहां से निकला ऐसे टकराया, फिर इधर टकराया, फिर इधर टकराया। यानी कहने का मतलब मेरे भाई, एक बार दो बार नहीं टकराया है, ये कितनी बार टकराया आप ये समझ लीजिए कि इससे इसी में टकराया, बहुत बार टकराया है। इसमें ऐसा नहीं होता है। इको में यहां पर कोई आदमी अगर बोलता है, यहां पर अगर कोई आदमी बोलता है, तो ये दीवार है, इससे एक ही बार जाके टकराएगा और वापस हो जाएगा। तो यहां पर एक ही बार टकराता है और टकरा करके वापस हो जाता है, जबकि यहां पर मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन होता है। इसलिए मैंने लिखा है कि यहां पर मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन होगा, जिसमें इसमें एक ही बार रिफ्लेक्शन होता है, ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का वैसे आंसर अगर करना होगा तो डी के साथ ही जाना पड़ेगा, चूंकि एक से अधिक आंसर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी को छोड़ करके ए और सी आपका राइट आंसर है। आगे चलते हैं।
अगला कहता है मेरे भाई मीसनर इफेक्ट हमारा कहां देखने को मिलता है। ये क्वेश्चंस मेरे भाई आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं। तो मिश्रण इफेक्ट कहां देखने को मिलेगा, तो मेरे भाई मिश्रण इफेक्ट सुपर कंडक्टर मटेरियल में देखने को मिलता है। ये कहां पर, जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल होता है उसमें देखने को मिलता है। जो बताएंगे सब एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये सुपर कंडक्ट मटेरियल में देखने को मिलता है, इस बात को ध्यान रखना। देखने को मिलता है इस बात को मेरे भाई ध्यान रखें। मिश्रण इफेक्ट कहां देखने को मिलता है, तो जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल होगा उसमें देखने को मिलेगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये सुपर कंडक्टर क्या, जिसको आप अति चालक कहते हैं। सुपर कंडक्टिंग मटेरियल कहने का मतलब मेरे भाई अति चालक की बात है। ये चालक नहीं है, ये अति चालक है। अब इससे कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि ये सुपर कंडक्टर मटेरियल जो अति चालक है वो कैसा होता है। तो आप सबसे पहले समझिए मेरे भाई कि आपके पास मान लेते कि एक छड़ है, एक लोहा का छड़ या फिर कॉपर का छड़ है, मान लेते इस तरीके से, और इसको आप कह दिए क्या, कंडक्टर। इसको आप क्या कह दिए, तो कंडक्टर। कंडक्टर हमारा क्या होता है, कहेंगे चालक होता है। और हम सभी लोग ये कंसेप्ट बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं मेरे भाई कि जब कंडक्टर के तापमान को बढ़ाते हैं तो बताइए इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, तो कहेंगे बढ़ जाता है। और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी, तो कहेंगे बढ़ जाएगी। अब समझना मेरे भाई, अब क्या करेंगे, तापमान को बढ़ाने पर जब ऐसा होगा तो हम कह सकते हैं जब तापमान को बढ़ाने से ऐसा, रेसिस्टिविटी को रो से दिखाते हैं, सॉरी, जो प्रतिरोधकता जिसको कहते हैं, इसको विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, उसको रो से दिखाते हैं। अगर तापमान के बढ़ाने से ये सब घटना घटती है, आपने तापमान को बढ़ाया, ये दोनों घटना घटी, आपने जब तापमान को घटाया तो क्या होगे, तो मेरे भाई जाहिर सी बात है उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो उसकी रेसिस्टिविटी भी कम होगी। तो मेरे भाई मामला ये है कि तापमान के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, तापमान के घटाने से रेजिस्टेंस घटता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करते हैं, एक ऐसा टेम्परेचर हमारा होता है, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर की हम बात करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। हम किस टेम्परेचर की बात करते हैं, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करते हैं। कुछ ऐसे टेम्परेचर की बात करते हैं, कुछ ऐसे टेम्परेचर पर क्या होगा, रेजिस्टेंस जाकर के जीरो। आप तापमान कंडक्टर का तापमान घटाते जाइए, घटाते जाइए, घटाते जाइए, कुछ ऐसा तापमान मिलेगा, कुछ ऐसा टेम्परेचर मिलेगा, कुछ ऐसा टेम्परेचर घटते घटते आप घटाते जाइए, घटाते जाइए। जैसे ही आप घटाते घटाते जाएंगे तो मेरे भाई याद रखना एक ऐसा तापमान मिलेगा, एक ऐसा तापमान, समझना गौर से, एक ऐसा तापमान, एक ऐसा तापमान, एक ऐसा तापमान जिस तापमान पर, एक ऐसा तापमान जिस तापमान पर, जिस तापमान, एक ऐसा तापमान जिस तापमान पर उसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। मेरे भाई ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है ना, घटते 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 ऐसा तापमान जिस तापमान पर रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है मेरे भाई, जिस तापमान पर रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा और वह कंडक्टर आपका सुपर कंडक्टर बन जाएगा। एक ऐसा तापमान पर उसको लेके आप पहुंच जाएंगे जिस तापमान पर उसका रेजिस्टेंस जीरो होगा। सिर्फ रेजिस्टेंस ही जीरो नहीं होगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है उसकी रेसिस्टिविटी भी जीरो होगी, क्योंकि ये अगर घटता है तो ये भी तो घटता है। घटते 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 ये दोनों जीरो हो जाएगा और तब जाकर के ये सुपर कंडक्टर कहलाता है। तब जाकर के मेरे भाई ये सुपर कंडक्टर कहलाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तब जाकर के ये क्या कहलाता है, सुपर कंडक्टर कहलाता है। और इसी को हम अति चालक कहते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, तो यहां पर अति चालक कहते हैं। ये तो समझ में आ गया सुपर कंडक्टर हमारा क्या होता है। तो जो मिश्रण इफेक्ट हमारा होता है उसको सुपर कंडक्टिंग मटेरियल में, ये कंसेप्ट था मेरे पे कि सुपर कंडक्टर क्या होगा। अगर कोई अतिचालक के बारे में बोलेगा तो ये दो स्टेटमेंट घोट के पी जाना, तुम्हारे एग्जाम में डायरेक्ट आता है। अगर कोई सुपर कंडक्टर बोल देगा तो दो रिलेशन याद रखना मेरे पे, डायरेक्ट तुम्हारे एग्जाम में आता है। ये बात आप छाप लो दिमाग में। अब समझते हैं कि सुपर कंडक्टिंग मटेरियल में हमारा ऐसा क्या होता है जिसको मिश्रण इफेक्ट कहते हैं। मिश्रण इफेक्ट का मतलब होता है कि मेरे भाई कि आप क्या करते हैं, किसी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को जब ऊपर से नीचे गिराते हैं तो जाहिर सी बात है मेरे भाई इसका रेजिस्टेंस इतना जीरो हो जाएगा, सारा करंट इसी से पास करेगा, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड तो हमारा बनेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना इस सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के साइड से ऐसा हमारा क्या होगा, तो भागेगा, दूर भागेगा। तो ये जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल आपका गोल वाला था उससे क्या करेगा, करंट हमारा या फिर मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या करेगा, तो ऐसे करके दूर भागेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या करेगा, तो उससे कहेंगे यहां पर दूर भागेगा। मान लेते हैं यहां पर मेरे भाई ऊपर से नीचे गिर रहा था, ये ऊपर से नीचे गिर रहा था, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है, दूर भाग रहा है। और इसी इफेक्ट को मिश्रण इफेक्ट कहते हैं। लेकिन ये कौन सा मटेरियल है, इसी को सुपर कंडक्टिंग मटेरियल कहते हैं। इसके अंदर ये वाला जो मटेरियल आप देख रहे हैं इसको कैसा कहते हैं मेरे भाई, इसी को सुपर कंडक्टर कहते हैं।
करते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये घटना कहां देखने को मिलती है? तो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल में, अति चालक में देखने को मिलता है। ना तो ये आपको ना तो ये फेरोमैग्नेटिक, ना तो पैरामैग्नेटिक, ये किसी में नहीं होगा। ना तो इसमें देखने को मिलेगा, ना तो इसमें देखने को मिलेगा, ना तो इसमें देखने को मिलेगा। किसमें देखने को मिलेगा मेरे भाई? किस पदार्थ में देखने को मिलेगा? तो एक ही लाइन में आप जान लीजिए कि सुपर कंडक्टर में ऐसा देखने को मिलता है। ये कंसेप्ट ध्यान रखना है। और इतना सारा जो हम कंसेप्ट बताए हैं, इधर वाला जो ये सब हम कंसेप्ट बताए हैं, ये बस आपके ज्ञान के लिए बताए हैं मेरे भाई, कि इस बात को आप समझिए। अगर क्वेश्चन यहां से भी रिलेट करके आपसे पूछ सकता है, यहां तक कि इस पर भी क्वेश्चन आता है। तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, तापमान घटेगा तो क्या होगा, घटते घटते कैसा तापमान मिलेगा जो कि हमारा 0 केल्विन पे चला जाएगा, जो परम शून्य तापमान होगा, और उस तापमान पर ये जाकर के 0 हो जाएगा, तब वो कंडक्टर नहीं, तब वो सुपर कंडक्टर कहलाएगा। और वही सुपर कंडक्टर मटेरियल जो सबकुल्ड होता, बहुत कम तापमान पर होता, जब उसको नीचे गिराते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उससे दूर भागता है। और इसी इफेक्ट को मैसनर इफेक्ट के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे भाई देखते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन आप देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका क्या है, तो रिपीटेड है, इस बात को ध्यान रखना। ये क्वेश्चन हमने पिछले क्लासेस में करवाया था, लेकिन आप समझिए, एक समान वृत्तीय गति कर रहे किसी कण का किसी व्यास पर जो प्रोजेक्शन होगा वो कैसा होता है। आपको बताइए मेरे भाई, ये क्वेश्चन हमने कराया है। आप बहुत ही प्यार से जब आप इस कंसेप्ट को याद कीजिएगा तो आपको याद आएगा। सर्कुलर मोशन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सर्कल बना लेंगे, क्योंकि मोशन जब भी सर्कुलर मोशन में होता है तो सर्कुलर पाथ में ही होता है। अब क्या करते हैं मेरे भाई, तो यहां पर हम डायमीटर बनाते हैं। ये हमारा क्या तो कहेंगे, डायमीटर है। और यहां पर मान लेते हैं कि ये हमारा क्या, तो उसका रेडियस है। अब मेरे भाई इस बात को आप समझिएगा, यहां पर मान लेते कोई वस्तु हमारा है, और यहां पर हमारा क्या, तो कोई वस्तु यहां पर है, तो कोई वस्तु हमारा यहां पर। समझना गौर से मेरे भाई, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर कोई वस्तु इसके चारों तरफ घूम रहा है, ये एक्सिस है, इसके चारों तरफ अगर घूम रहा है तो उसको सर्कुलर मोशन कहेंगे। अगर ये वस्तु सर्कुलर मोशन करेगा तो ये एसएचएम करेगा। क्यों एसएचएम करेगा? क्योंकि एक दूसरे से ये जुड़ा हुआ है। अगर ये सर्कुलेशन मोशन करेगा, अगर ये चारों तरफ घूमेगा ऐसे करके, तो ये वस्तु ऐसे ऐसे करेगा, सर्कुलेट करता है, यानी जाता है आता है, जाता आता है। अब कहिएगा सर कैसे करेगा, तो मेरे भाई ऐसे करेगा। इसके डायग्राम को समझिए। अगर ये यहां से चल करके, ये यहां पे था, और ये वाली वस्तु अगर चल करके मेरे भाई, ये वाली वस्तु अगर चल करके यहां पर पहुंचेगी, आपको ध्यान रखना है मेरे भाई कि ये वाली जो वस्तु आप ब्लैक वाली देख रहे हैं यहां अटैच है, तो ये वाली वस्तु भी आपका यहां पहुंच जाएगा। लेकिन फिर जैसे ही, समझना गौर से जो मैं कह रहा हूं, लेकिन फिर जैसे ही मेरे भाई, जैसे ही ये वाली वस्तु की बात करते हैं, जैसे वाली फिर यहां पर ये वाली जो वस्तु होगी, ये जैसे ही फिर इससे आगे यहां पर आएगी मेरे भाई, दोबारा ये वाली जो वस्तु होगी वो क्या होगी, तो दोबारा ये वाली वस्तु यहां आ जाएगी। फिर जैसे ही ये वाली वस्तु हमारा क्या करेगी, तो जैसे ही ये वाली वस्तु यहां से यहां आएगी, तो फिर ये वाली वस्तु हमारा यहां से यहां पहुंच जाएगी। समझना गौर से। अब जैसे ही फिर ये वाली वस्तु यहां से यहां पहुंचेंगे, ये वाली वस्तु फिर यहां पहुंच जाएगी। कहने का मतलब ये है मेरे भाई, ये ब्लैक वाली वस्तु ऐसे ऐसे मोशन किया, ये वाली वस्तु ऐसे मोशन किया है। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं, एक वस्तु अगर सर्कुलर मोशन करता है तो दूसरा वस्तु हमारा क्या करता है, तो दूसरा वस्तु इस तरीके से, अगर ये वस्तु हमारा ऐसे सर्कुलर मोशन करता है, ऐसे सर्कुलर मोशन करता है, तो ये वाली वस्तु हमारा क्या करता है, इसमें एसएचएम करता है, यानी इसी में ये इधर जाएगा वापस आएगा, तो ये एसएचएम करता है। ये वस्तु एसएचएम करता है, ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है ये एसएचएम करता है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। तो आपसे कह रहा है मेरे भाई कि एक समान वृत्तीय गति कर रहे किसी कण की बात करते हैं। कण कहने का मतलब आप इस पार्टिकल की बात कर रहे हैं जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसी का कह रहा है कि कण का किसी भी व्यास पर, किसी भी व्यास तो व्यास से होता है डायमीटर, कह रहा है कि व्यास पर बताइए क्या करेगा, तो मेरे व्यास पर जो दूसरा हमारा कण होगा वो सरल आवर्त गति करेगा, एसएचएम करेगा, ऐसे ऐसे गति करेगा, एसएचएम कहते हैं उसको। आगे समझना मेरे भाई। अब अगर वस्तु यहां से चल करके यहां गया, फिर वापस यहां से यहां गया, फिर वापस यहां आया, यानी कि वस्तु जहां था वहां पर पहुंच गया, यहां से यहां गया। अब देखिए आप ऐसे समझिए, ये वाली वस्तु यहां से चल करके यहां पहुंचा, एक आवर्तकाल हुआ कि नहीं हुआ, तो इस वस्तु का आवर्तकाल आप देखिए। और ये वस्तु भी यहां से चल करके यहां गया, फिर वापस यहां से यहां गया, फिर वापस यहां आ गया, अपने जगह पे आ गया। तो मेरे भाई अगर ये वस्तु हमारा यहां पर आवर्तकाल इस वस्तु का देखेंगे और इस वस्तु का आवर्तकाल अगर देखेंगे तो दोनों का आवर्तकाल बराबर होगा। दोनों के आवर्तकाल क्या होंगे, तो बराबर होंगे, और ये बात मैंने आपको बताया भी था, याद कीजिएगा। तो मेरे भाई जो आवर्तकाल होगा किसी भी कण
परिवर्तन की अगर बात करते हैं, जो सर्कुलर मोशन करता है उसका आवर्तकाल और जो व्यास के अकॉर्डिंग हमारा एसएचएम करता है उसका आवर्तकाल, दोनों की आवर्तकाल की बात करते हैं, वृत्तीय गति के आवर्तकाल के क्या होगा, कहेंगे वो बराबर होगा। यानी जो एसएचएम कर रहा है और जो सर्कुलर मोशन कर रहा है दोनों का यहां पर आवर्तकाल बराबर होगा। दूसरी बात मेरे भाई, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि किसी भी व्यास का जो आयाम होगा, किसी भी व्यास का आयाम वृत्त की त्रिज्या के बराबर होता है। किसके बराबर होगा मेरे भाई, तो वृत्त की त्रिज्या के ये आयाम होता है, इसी को ऊंचाई कहते हैं। इतना दूरी तक ये हमारा है, इतना हाइट पर है, इसका मतलब ये आयाम कहलाता है, वह त्रिज्या के बराबर होगा। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। तो कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन के अगर आप आंसर करने के लिए जाओगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा मेरे भाई। इसमें जो कंसेप्ट हमने एसएचएम वाला बताया उस पे कंसेप्ट पर क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। आगे चलते, न्यूटन की परिभाषा द्वितीय नियम से क्या मिलता है मेरे भाई। न्यूटन ने द्वितीय नियम से यह बताया था कि F बराबर ma कहां से आया, और उन्होंने बोला था कि जो आरोपित बल हमारा होता है वो समानुपाती होता है संवेग में परिवर्तन की दर का, संवेग में परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है। तो मेरे भाई जो बल होता है ये संवेग में परिवर्तन कहने वाला डीपी, दर बोलेगा तो समय से डिवाइड, तो संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो समानुपाती होता है बल का। ये सेकंड लॉ से आया था। किसका सेकंड लॉ था, तो आपको ध्यान रखना है, इसको हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ की बात करते हैं। ये न्यूटन सेकंड लॉ की हम बात करते हैं, और बाद में चल करके इसी को जब तोड़ा गया तो F बराबर क्या निकल के आया, तो ma निकल करके आया। तो मेरे भाई इसी F बराबर ma से क्या करते हैं, तो हम बल का मेजरमेंट करते हैं कि कितना उसका द्रव्यमान है। तो मेरे भाई क्या इससे बल का स्वरूप पता चला, नहीं। बल कैसा है वो पता चला, नहीं। क्या इससे बल की परिभाषा, नहीं। मेरे भाई इससे बल के माप के बारे में पता चला कि बल का कितना वैल्यू है वो पता चला मेरे भाई। इस बात को ध्यान रखें, F बराबर ma का रिलेशन मिला। आगे चलते हैं अगला, यदि किसी पिंड पर लगाया गया बल आघूर्ण यानी टॉर्क शून्य होता। बल आघूर्ण का मतलब आप समझते हैं, जैसे आपके घर में बोतल होगा, पानी का बोतल तो होवे करेगा, आप क्या कीजिए, इसको ढक्कन को ऐसे करके खोलिए, ये भी बल आघूर्ण है। आप ढक्कन को टाइट कीजिए, ये भी बल आघूर्ण है। आप इसको खोलते हैं, ये भी बल आघूर्ण। आपका घर का दरवाजा है, उसको आप खोलिए, बल आघूर्ण है। धकेलिए, बल आघूर्ण है। इसका मतलब आप समझते हैं मेरे भाई, एक तरफ उसका फिक्स होता है जिसके अबाउट वो मूवमेंट करता है, ऐसे घूमता है हमारा। तो बल आघूर्ण कहने का मतलब जिसको आप टॉर्क कहते हैं, और बल आघूर्ण का फॉर्मूला भी हमारे पास होता है। अगर हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, बल आघूर्ण की बात करते हैं मेरे भाई, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको टॉर्क कहते हैं। बल आघूर्ण को टॉर्क कहते हैं। तो एक रिलेशन मेरे भाई आपको मैंने बताया था, इसको डिटेल में कई बार हम बता चुके हैं। बल आघूर्ण का एक फॉर्मूला हमारा ऐसा होता है, टॉर्क के सेंस में ऐसा होता है मेरे भाई, कि जो टॉर्क हमारा होता है ना, अगर हम इस टॉर्क की अगर हम बात करते हैं, ये जो टॉर्क हमारा बल आघूर्ण होता है, ये कहीं ना कहीं मेरे भाई क्या होता है, संवेग में परिवर्तन, सॉरी कोणीय, ये संवेग नहीं है, संवेग में, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर का क्या होता है, समानुपाती होता है। बल आघूर्ण के लिए रिलेशन हमारा ये वाला रिलेशन हम लोग को ध्यान रखना है। एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई, आप पढ़ते होंगे क्या, फोर्स हमारा समानुपाती होता है क्या, संवेग में परिवर्तन की दर का। यहां क्या है, यहां संवेग में परिवर्तन की दर समानुपाती बल का होता है, यहां कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बल आघूर्ण का बराबर होता है। मेरे भाई समझना गौर से, जो मैं कह रहा हूं उसको समझना गौर से। और रिलेशन पर क्वेश्चन तो कहीं भी आपका आता है। आप सेकंड लॉ से क्या पढ़ते हैं कि कोणीय, सॉरी रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, तो आप ये भी पढ़िए मेरे भाई कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर को टॉर्क कहते हैं, जिसको बल आघूर्ण कहते हैं। याद रखना पड़ेगा दोनों कंसेप्ट को। अब इसी कंसेप्ट, इस पर नहीं क्वेश्चन पूछा, आप पे इस पर क्वेश्चन पूछ लिया है। क्या पूछा है मेरे भाई, यदि मान लेते हैं कि किसी पिंड पर लगाया गया जो बल आघूर्ण है उसकी वैल्यू को आप जीरो कर दीजिए। आप मेरे भाई बल आघूर्ण की वैल्यू को जीरो कर दीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, तो सेल्फ सॉल्व करने के लिए इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, इक्वल टू में कन्वर्ट करके लिखते हैं, और ये डी एल अपन में क्या लिखते हैं, तो डी टी लिखते हैं। अब अगर टॉर्क को जीरो कर दी, इसको जीरो कर दीजिए, तो ये हो जाएगा डी एल अपन में क्या, तो कहेंगे डी टी हो जाएगा। मेरे भाई हम यहां से कह सकते हैं, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो कहेंगे यहां पर डी एल बराबर जीरो हो जाएगा। मेरे भाई डी एल का मतलब क्या होता है, एल में परिवर्तन। एल में परिवर्तन को क्या लिखेंगे, L2 माइनस L1 बराबर जीरो। डीएल का मतलब होता है चेंज, किसमें चेंज, एल में चेंज। एल में चेंज का मतलब है अंतिम माइनस प्रारंभिक, यानी कि L2 माइनस L1। अगर इसको आप लिखेंगे तो इससे पता चलेगा कि सर जो L2 है ना वो कहीं ना कहीं L1 के बराबर होगा। अगर L2 बराबर L1 हो गया, अगर L2 बराबर L1 हो गया, तो L1 L2 क्या है, तो कहेंगे ये हमारा क्या, तो कोणीय संवेग है।
इससे पता चला मेरे भाई कि जो कोणीय रेखीय संवेग ना, इससे पता चला कि जो कोणीय संवेग है ये हमारा क्या कहेंगे, कांस्टेंट है। और अगर कोणीय संवेग कांस्टेंट होगा तो इसी को हम लोग कोणीय संवेग संरक्षण कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो कोणीय संवेग संरक्षण कहते हैं। इसी को कोणीय संवेग संरक्षण कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई आपसे क्या बोला गया है कि कौन सी राशि जो है वो स्थिर रहती है, क्या कांस्टेंट रहेगा, तो कोणीय संवेग कांस्टेंट रहेगा। मेरे भाई इससे ये सेटिस्फाइड हो गया कि कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। इस क्वेश्चन के अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो रेखीय वेग नहीं करेंगे, कोणीय वेग नहीं करेंगे, कोणीय संवेग करेंगे। और कोणीय संवेग कहने का मतलब हमारा क्या होगा, जिसको हम L बराबर कहेंगे कांस्टेंट। अगर L बराबर कांस्टेंट होगा तो DL की वैल्यू क्या होगी, तो जीरो होगी। यही तो DL की वैल्यू जीरो आ रही है, यही तो DL की वैल्यू जीरो। L बराबर अगर जीरो कांस्टेंट होगा तो डीएल की उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, आप डायरेक्ट कह सकते हैं मेरे भाई। तो कोणीय संवेग हमारा यहां पर संरक्षित होगा। इस तरीके का क्वेश्चंस है। तो इस रिलेशन को अगर ध्यान में रखते हैं कि रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर अगर बल होगी, तो याद रखना कोणीय संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो हमारा टॉर्क होता है। याद रखिएगा, बल आघूर्ण जिसको कहते हैं। अगला कहता है मेरे भाई एक आदर्श गैस, इस पर तो क्वेश्चन आपका बीपीएससी पूछ चुका है, फिर भी आप जान लीजिए मेरे भाई इसके क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं। यहां पर आदर्श गैस की बात कही गई है। किस गैस की बात कर रहा है, तो यहां आदर्श गैस की बात कही गई है। और आदर्श गैस के लिए याद रखिएगा, आदर्श गैस के लिए एक कंडीशन है, आदर्श गैस के लिए एक रिलेशन है कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा होती है। आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा, इसको यू से दिखाते हैं, ये केवल और केवल फंक्शन किसका होता है, तो केवल और केवल ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर का होता है। ये फंक्शन किसका होता है, कहेंगे केवल और केवल टेम्परेचर का फंक्शन होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यानी मेरे भाई ये कौन सा एनर्जी है, यू से अगर लिखें तो इसको आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। यू से लिखें तो आप समझ लीजिएगा इसका आंतरिक ऊर्जा होता है, इसको आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। और टी हमारा कहते हैं यहां पर टेम्परेचर है, ये हमारा तापमान है। आप मेरे भाई इसको तोड़ करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हम लिखना चाहते हैं, जैसे हम आपको यहां पर लिख करके बताना चाहते हैं, आप वैसे भी इसको कह सकते हैं। आप क्या कह सकते हो, तो आप ये कह सकते हो कि जो आंतरिक ऊर्जा हमारा होगा, आंतरिक ऊर्जा हमारा समानुपाती किसका होगा, तो कहेंगे तापमान का। आप ऐसे भी कह सकते हो समानुपाती है, फंक्शन का मतलब समानुपाती होता है, लेकिन केवल और केवल इसी का होगा, केवल तापमान का, दाब आयतन का नहीं होगा। गांठ बांध लो, दिमाग में घुसा लो। अब क्या होगा मेरे भाई, अगर तापमान कांस्टेंट तो ये भी कांस्टेंट, तापमान बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तापमान घटेगा तो ये भी घटेगा, तापमान जीरो होगा तो ये भी जीरो होगा। ये मेरे भाई आदर्श गैस के लिए इक्वेशंस है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, यानी दाब पर निर्भर नहीं करेगा आंतरिक ऊर्जा। तो आपसे पूछा गया एक आदर्श गैस के लिए आंतरिक ऊर्जा का जो रिलेशन है वो केवल किस पर निर्भर करता है, केवल लिखा केवल किस पर निर्भर करता है, तो आप सीधा कहेंगे सर दाब पर नहीं, सर आयतन पर नहीं, किस पर, आदर्श गैस के लिए तापमान नहीं कहेंगे, परम तापमान कहेंगे। क्योंकि आदर्श गैस की जब कभी भी बात करते हैं तो उसके लिए जब भी तापमान यूज करेंगे तो ये परम तापमान लेते हैं। आप इसको मेरे भाई तापमान की जगह पे परम तापमान कहिए तो और भी आपका डेफिनेशन सही होगा। परम तापमान उस तापमान को कहते हैं जो तापमान केल्विन में होता है, और आदर्श गैस के लिए हमेशा तापमान केल्विन में यूज करते हैं। तो हम कहेंगे केवल और केवल किस पर निर्भर करेगा, केवल और केवल उसके तापमान, परम तापमान के समानुपाती, केवल और केवल तापमान पर निर्भर करता है आंतरिक ऊर्जा। और इस क्वेश्चन का मेरे भाई एक लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर सी करेंगे, सी आंसर करेंगे। ये भी गलत है, गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा, सीधा और सीधा हम कहेंगे तापमान पर निर्भर करता है। इतना ही बात जानते हैं और यही क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है। आप इसी तरीके से पढ़िए ना, काम आपका चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे भाई कार्डिक साइकिल की बात कही गई है। कार्डिक साइकिल का मतलब क्या होता है, हमारे हार्ट में 4 चेंबर होता है, दायां आलिंद दायां नीले, बायां आलिंद बायां नीला। होता क्या है, 4 चेंबर है, तो दायां आलिंद से औसत रक्त आएगा, दायां नीले में जाएगा, उसके बाद फिर हार्ट से निकल करके लंग्स में जाता है, और लंग्स में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में बदलता है, फिर हमारे हार्ट में आता है बायां आलिंद में, बायां आलिंद से फिर बायां नीले में, फिर बायां नीले से पंप होकर के पूरे बॉडी में जाता है। ऐसा ही होता है। तो कार्डिक, अगर हम यहां पर कार्डिक साइकिल की बात करते हैं, ये साइकिल आपका कार्डिक साइकिल चलते रहता है। मानव का जो हृदय चक्र है मेरे भाई ये चलता रहता है, और इसी चक्र के दौरान आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जब सभी 4 कक्ष
यानी कि जब सभी 4 चैम्बर शिथिल अवस्था में हो जाते हैं। कैसी अवस्था में हो जाते हैं मेरे भाई? शिथिल अवस्था में हो जाते हैं। तो उस चरण को क्या कहते हैं? उस चरण का नाम है मेरे भाई क्या? तो ज्वाइंट डायस्टोल कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ज्वाइंट डायस्टोल कहते हैं। सिस्टोल में हमेशा याद रखना मेरे भाई क्या होगा? प्रेशर रिलीज, यहां पर हमारा संकुचित होता है। ये हमारा क्या होगा? तो जो वेंट्रिकल ऑरिकल होगा ये संकुचित होता है। इसमें वेंट्रिकल संकुचित होगा, इसमें हमारा आलिंद संकुचित होगा। लेकिन आपको संयुक्त अनुशीतलन का मतलब होता है ये ज्वाइंट डायस्टोल होगा और इसमें पूरी तरीके से वो रिलैक्स होता है। इस बात को ध्यान रखना। शिथिल अवस्था में चला जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला कह रहा है मेरे भाई, ये हम आपका रहने देते हैं, ये आपके 12th का चीज है, इसीलिए आप इसको नहीं भी करिएगा तो चलेगा। यहां पर एक हमारा कॉम्पिटिटिव यहां पर इनहिबिटर होता है, एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है एंजाइम्स रिलेटेड। इतना डेप्थ में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, ये क्वेश्चन है वो नहीं करेगा। आगे चलते मेरे भाई, इंडो सिम्बाइटिक थ्योरी की अगर हम बात करते हैं, किस थ्योरी की बात करते हैं? तो अंतः सहजीवी सिद्धांत इंडो सिम्बाइटिक जो हमारा थ्योरी है, इसकी उत्पत्ति कह रहा है कि यह किसकी उत्पत्ति के लिए विख्यात है? इंडो सिम्बाइटिक थ्योरी जो है ये किसकी उत्पत्ति के लिए विख्यात है मेरे भाई? ये किसकी उत्पत्ति के लिए विख्यात है? तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के लिए। और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में तो एक बात मैंने आपको पहले भी बता रखा है मेरे भाई कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होता है ये सेमी ऑटोनोमस होता है। ये कैसा होता तो मैंने आपको पहले भी बताया था, याद कीजिएगा। ये कैसा होता कि इसको सेमी ऑटोनोमस कहते हैं, इसको सेमी ऑटोनोमस के नाम से हम लोग जानते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बताया था। और सेमी ऑटोनोमस कहने का मतलब होता है इसका खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है और अपना फंक्शन ये खुद ऑपरेट कर सकता है, खुद प्रोटीन का संश्लेषण करेगा, ये सब कर सकता है। तो मेरे में सेमी ऑटोनोमस इसलिए है कि माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड का ही पार्ट हमारा क्या है? लवक का ही पार्ट क्लोरोप्लास्ट हमारा होता है, जिसको हरित लवक कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया और अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो सेमी ऑटोनोमस का कारण क्या है मेरे भाई? अगर ये सेमी ऑटोनोमस कहलाता है क्योंकि इन दोनों का क्या होता है कहेंगे, इन दोनों की अगर बात करेंगे तो इन दोनों का क्या होगा कहेंगे खुद का डीएनए होता है। खुद का क्या होगा तो मेरे भाई यहां पर डीएनए तथा राइबोसोम होता है। खुद का डीएनए तथा क्या होगा तो यहां पर हम कहेंगे इसमें राइबोसोम होता है। इस बात को मेरे भाई, इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का। अब यहां पर बात आता है कि पहले के जमाने में यानी कि 3.8 बिलियन अगर ईयर एगो की बात कर रहे हैं, पहले के जमाने में प्रोकैरियोट्स थे। प्रोकैरियोट्स मेरे अविकसित कोशिका थी, बाद में वही हमारा विकसित कोशिका में डेवलप हुआ। तो उस समय की बात होती है मेरे भाई कि माइटोकॉन्ड्रिया का भी तो निर्माण हुआ होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण प्रोकैरियोट्स से हुआ, आपको पचेगा नहीं लेकिन ऐसा ही माना गया है इस थ्योरी में कि एंडो सिम्बाइटिक जो थ्योरी होता है, इस थ्योरी से ये पता चला कि अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, ये उस समय बना था, उस समय उसकी उत्पत्ति हुई थी। प्रोकैरियोट्स से इसकी उत्पत्ति हुई थी। इस बात को ध्यान रखना। इसीलिए मेरे भाई हम लोग क्या कहते हैं, इसकी थ्योरी दे दी गई और इसकी उत्पत्ति की व्याख्या अगर पूछेगा तो आप डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में उन्होंने बताया था। उतना डिटेल में थ्योरी में नहीं जाएंगे तो पता चलेगा 15 मिनट उसी में लग गया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि जब प्राकृतिक चयन मध्यवर्ती चयन इंटरमीडिएट फेनोटाइप का पक्ष लेता है तो चरम लक्षणों को समाप्त करता है, इसको क्या कहता है? ये सब तो आपको याद रखना पड़ेगा। इसको कहते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन के नाम से चलते हैं। आगे चलते हैं। जो काम का चीज है मेरे भाई हमेशा डिस्कस करेंगे और आप लोगों को हमेशा ध्यान में भी रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अगला कहता है कि मानवीय भ्रूणीय विकास में वह प्रक्रिया जिसके द्वारा 3 जनन परतें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म बनती, वो क्या कहलाती है? तो मेरे भाई इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? गेस्टुलेशन के नाम से जानते हैं। तो गेस्टुलेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस में हमारे स्किन का भी 3 परत बनता है। अगर 3 परत अगर बना हुआ तो 3 परत में कहेंगे सबसे बाहरी परत को एक्टोडर्म, बीच वाले को कहेंगे मेसोडर्म और सबसे अंदर वाली परत को एक्टोडर्म कहते हैं। इसी प्रोसेस से बनता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। पृथ्वी के चारों ओर चांद की जो गति होती है मेरे भाई, जाहिर सी बात है कि पृथ्वी के चारों, सूरज के चारों तरफ पृथ्वी गति करेगी तो पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा गति करती है। तो मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए ये हमारा क्या कहेंगे, ये हमारा अर्थ है। थोड़ी देर मान लीजिए कि ये हमारा अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ कौन गति कर रहा है? तो कहेंगे अर्थ के चारों तरफ मेरे भाई, इसके चारों तरफ अगर गति कर रहा है तो यहां पर मून है और ये कहीं ना कहीं मेरे भाई ये मून है, ये गति कर रहा है और ऐसे गति कर रहा है।
तो जाहिर सी बात अगर ये गति करेंगे तो ये एक्सिलरेटेड हमारा होगा, जाहिर सी बात है मेरे भाई इसका वेग जो है हर जगह बदलता रहेगा। यहां पर वेग कुछ होगा, यहां पर अगर मून पहुंचेगी, इस जगह पे मून पहुंचेगी, आप यहां पर टेंजेंट लाइन खींचेंगे तो यहां पर मून का वेग कुछ और होगा। तो इसका मतलब इसका वेग बदलता है। इसका वेग क्या है मेरे भाई, तो इसका यहां पर वेग देखिएगा तो कुछ और होगा, यहां देखिएगा तो वैल्यू कुछ और होगा। तो यहां पर वेग क्या होगा, तो कहेंगे वेग बदलता है। अगर मेरे भाई किसी भी चीज का वेग अगर बदलता है तो इसका मतलब है वो कैसा गति में है, तो वह त्वरित गति में है। वह कैसी गति में होगी, तो वह त्वरित गति में होगी। इस बात को मेरे भाई आप सेटिस्फाइड करना हमेशा के लिए, और इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो आप सीधा कह सकते हैं एक्सेलरेट गति करेगा, आंसर करेंगे ए। आगे चलते हैं। अगला कहता है कि सर्पदंश के उपचार में दिए जाने वाले एंटी वेनम, मेरे भाई वेनम एंटी वेनम का आप नाम ने सुना होगा, जो आपके द्वारा दिया जाता है उसको एंटी वेनम कहते हैं। जो अगर किसी को सांप वगैरह काट लेता है तो उसके लिए दवाई दी जाती है जिसको एंटी वेनम कहते हैं। अब ये एंटी वेनम में पहले से निर्मित एंटीबॉडी होती है। अब जाहिर सी बात है ऐसा तो नहीं है कि जिस समय सर्पदंश होगा, जिस समय किसी को सांप काटेगा उस समय दवाई बनाना शुरू करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। पहले से एंटीबॉडी तैयार करके रखा जाता है, जिस भी सर्प का होता है उसके हिसाब से उसका एंटीबॉडी तैयार करके रखा जाता है। बस ये पता चल जाना कि कौन सा सांप काटा है उसके हिसाब से एंटी वेनम पड़ता है। लेकिन मेरे भाई जो एंटी वेनम पहले से बनाया जाता है, जो एंटी वेनम पहले से बना करके रखा जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो वो हमारा पैसिव इम्यूनिटी तैयार करता है। वो क्या करता है मेरे भाई, तो वो हमारा पैसिव इम्यूनिटी देता है। अगर हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी, अगर हमारे बॉडी के अंदर अगर एंटीबॉडी बनता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। यही चीज बोला और कुछ नहीं बोला। आगे चलते हैं। जूल का मात्रक हम लोग जानते हैं, जूल क्या, ऊर्जा का मात्रक है। कार्य एक प्रकार का ऊर्जा है, ऊर्जा भी एक प्रकार का ऊर्जा है, इसी का मात्रक जूल हो जाएगा। एक लाइन में मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कार्य का मात्रक, कार्य एक प्रकार का ऊर्जा, ऊर्जा का यूनिट जूल होगा। शक्ति का यूनिट क्या होगा, तो जूल पर सेकंड होता है। ये नहीं होगा, यहां पर भी शक्ति वाला नहीं होगा, शक्ति का यूनिट जूल पर सेकंड होता है, शक्ति वाला तो हमारा ऐसे भी नहीं होगा। आंसर करेंगे, आगे चलते हैं। अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ नहीं है। आप लोग बताइए मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, कौन सा शुद्ध पदार्थ नहीं है। हमने कितनी बार आपको बता रखा है और आपको आंसर करना भी चाहिए। मैंने आपको बोला था मेरे भाई कि पदार्थ की अगर हम बात करते हैं, इस पदार्थ में आपको ध्यान रखना दो तरह का पदार्थ होता है, एक तो हमारा शुद्ध पदार्थ होता है, एक हमारा अशुद्ध पदार्थ होता है। हमने आपको ये सब बात बताया है, आप रेगुलर क्लास कीजिएगा, बेनिफिट आपको होगा। शुद्ध पदार्थ और दूसरा हमारा कैसा पदार्थ होगा, कहेंगे यहां पर अशुद्ध पदार्थ की बात करेंगे। अगर हम शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में अगर रखते हैं तो मेरे भाई दो चीज को रखेंगे, एक तो हमारा तत्व है और दूसरा हमारा क्या, तो कहेंगे यहां पर हम यौगिक की बात करें। एक तो तत्व होगा, दूसरा हमारा यौगिक को। प्रैक्टिस से ये सब चीज आएगा, अचानक नहीं आता है। और दूसरा अशुद्ध पदार्थ बनाते बनाते हमेशा याद आएगा। दूसरा हमारा मिश्रण होता है। और याद रखना मेरे भाई, मिश्रण का निर्माण कैसे होता है, क्योंकि मिश्रण का निर्माण हमारा किस तरीके से होता है, रासायनिक विधि द्वारा मिश्रण का निर्माण नहीं होता है। मिश्रण का निर्माण कभी भी अगर हमारा होगा तो कैसे होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। यौगिक का निर्माण रासायनिक विधि द्वारा होगा तो अलग भी यौगिक को रासायनिक विधि द्वारा ही करेंगे। तत्व की बात करते हैं मेरे भाई, तो तत्व हमारा यौगिक ये दोनों शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में आता है, और जबकि मिश्रण अशुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में आता है और निश्चित अनुपात में होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मिश्रण एक अशुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में आता है, ये बात आप मेरे भाई ध्यान से समझिए। तो यहां पर आपको सोडियम दिख रहा है, तो सोडियम क्या, तो कहेंगे ये तत्व है। अगर तत्व है तो ये शुद्ध पदार्थ हो गया। अगर ये तत्व है तो ये क्या होगा, तो कहेंगे ये अगर तत्व है मेरे भाई तो ये तत्व हमारा शुद्ध पदार्थ हो गया। उसके बाद कहता है टैप वाटर। टैप वाटर कहने का मतलब नल का पानी मेरे भाई, नल का पानी की बात कर रहे हैं। टैप का मतलब नल होता है, नल का पानी की बात कर रहे हैं। अगर नल के पानी की बात करेंगे तो ये हमारा कैसा होगा, तो जाहिर सी बात है इसमें अशुद्धियां मिला हुआ रहेगा, ये मिश्रण होता है। तो ये अशुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में हमारा जो ये एक प्रकार का मिश्रण, नल का पानी क्या, तो कहेंगे मिश्रण है। और अगर ये मिश्रण है तो ये अशुद्ध पदार्थ हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं मेरे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एक यौगिक है। ये कहीं ना कहीं हमारा क्या, कहेंगे यहां पर यौगिक है। और हम सभी लोग जानते हैं जो यौगिक होता है वो शुद्ध पदार्थ होता है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि तत्व और यौगिक दोनों शुद्ध पदार्थ होंगे। बताइए मेरे भाई अशुद्ध कौन होगा, तो कहेंगे अशुद्ध हमारा यही होगा। क्योंकि कौन सा पदार्थ शुद्ध नहीं है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है वो अशुद्ध पदार्थ है। और आंसर करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो कभी भी अगर आपको ढूंढना होगा तो ऐसे करके ढूंढ लीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला कहता है मेरे भाई क्या, ये तो क्वेश्चन आपका सब कुछ बता दिया, इसके बारे में कितनी बार बता चुके हैं, आप ही लोग आंसर करिए। कहता है कि आर्किड का एक आम का पेड़ पर उगना। आर्किड मेरे भाई क्या होता है, जो दूसरे के सहारे प्लांट पर फैलता है। तो आर्किड का एक आम के पेड़ पर उगना, जहां आर्किड को तो लाभ हो रहा है, उसको सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन आम को कोई नुकसान भी नहीं हो रहा, कोई फायदा भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह हो गया मेरे भाई कि दो के बीच में संबंध पूछ रहा है। तो आर्किड को क्या हुआ, तो कहेंगे आर्किड को लाभ बोल रहा है, इसका मतलब इसको प्लस कर दीजिए। अब कह रहा है कि आम के पेड़ पर अगर वो फैल रहा है, उसके सहारे फैल रहा है, तो उसको तो फायदा हो रहा है, लेकिन आम को उससे कोई फायदा नहीं है। तो लेकिन आम को कोई नुकसान भी नहीं है और कोई लाभ भी नहीं है। इसका मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका मतलब मेरे भाई सन्नाटा। तो आप कहेंगे एक प्लस एक जीरो, इसका मतलब ये रिलेशन किसको लेके जाएगा, इस ऐसे संबंध को कहते हैं
कमेंसलिज्म, जिसको आप कहते हैं यहां पर क्या, तो यहां पर सहभोजिता कहते हैं, कमेंसलिज्म कहते हैं। तो ये रिलेशन आप जान लीजिए, जहां पर भी कमेंसलिज्म के रिलेशन की बात करेगा तो एक को फायदा, दूसरे को कोई नुकसान कोई फायदा नहीं। आप कहेंगे मेरे भाई हमारा इसमें कोई नुकसान कोई फायदा नहीं। अगर किसी को म्यूचुअलिज्म का संबंध कहीं पर अगर मिलता तो एक को फायदा होगा तो दूसरे को भी फायदा होगा, वैसे संबंध को कहते हैं। पैरासिटिज्म वैसे संबंध को कहते हैं जिसको एक को फायदा दूसरे को नुकसान हो जाता है। आपके बाल में जू हो जाएगा तो आपको तो नुकसान होगा और बाल जू को फायदा हो जाएगा। तो ऐसे संबंध की हम बात करते हैं। रिमोरा और सार्क की बात करते हैं। रिमोरा और सार्क में रिलेशन ऐसा ही होता है, रिमोरा को मेरे भाई फायदा होता है जबकि सार्क बड़ी मछली उसको कोई फायदा नहीं उससे होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये जो रिलेशन आप देख रहे हैं ना, ये सब रिलेशन आपको याद रखना चाहिए। कमेंसलिज्म का रिलेशन याद रखना चाहिए, म्यूचुअलिज्म का रिलेशन याद रखना चाहिए, पैरासिटिज्म का रिलेशन आपको याद रखना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे भी, ये तो क्वेश्चंस में ही दे रखा था। अगला मेरे भाई टेरिडोफाइट्स के बारे में बोला गया और टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म के बारे में उसका आर्थिक महत्व पूछा गया है। बताइए, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं। हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई, जब हम प्लांट की बात करते हैं, प्लांट की जब हम बात करते हैं तो हम सभी लोग जब पादप की बात करते हैं तो यहां पर दो बात आता है मेरे भाई। क्या आएगा, तो एक तो हमारा कैसा होगा कि एक हमारा बिना फूल वाला प्लांट होता है, एक हमारा क्या होगा कि बिना फूल वाला होगा, तो एक हमारा कैसा होगा कि फूल वाला होता है। एक को बोलते हैं क्रिप्टोगेमी, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहां पर ध्यान रखना, एक को बोलते हैं क्रिप्टोगेमी और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहां पर फेनेरोगेमी के नाम से जानते हैं। एक हमारा क्रिप्टोगेमी, दूसरा हमारा क्या होगा कि यहां पर फेनेरोगेमी होगा। तो इसका मतलब क्रिप्टोगेमी का मतलब होता है बिना फूल वाला। इसका मतलब क्या होगा मेरे भाई, तो याद रखना, इसका मतलब होता है बिना फूल वाला और इसका मतलब हमारा क्या होता है कि इसका मतलब होता है फूल वाला। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये कैसा होगा, तो ये हमारा फूल वाला होता है। फूल वाला पौधा की हम बात करते हैं, यहां पर बिना फूल वाला पौधा और यहां पर फूल वाला पौधा, चूंकि हम प्लांट की बात कर रहे हैं। बिना फूल वाला पौधा में ही आपको आता है थैलोफाइटा, याद रखते होंगे आप, तो जानते भी होंगे इसको थैलोफाइटा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा ब्रायोफाइटा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या, टेरिडोफाइटा होता है। लेकिन मेरे भाई जब हम फूल वाला पौधा की अगर हम बात करते हैं, इसमें दो चीजें आपको ध्यान रखना है। एक हमारा क्या होगा, एक हमारा अनावृत बीजी होता है और दूसरा हमारा कैसा होगा कि आवृत बीजी हमारा होता है। एक अनावृत बीजी, दूसरा आवृत बीजी होता है। मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, इसको कहते हैं एंजियोस्पर्म। इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग एंजियोस्पर्म कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना, जबकि इसको हम लोग बोलते हैं जेमिनोस्पर्म के नाम से हम लोग जानते हैं। ये क्या है, तो आपको ध्यान रखना, इसको जेमिनोस्पर्म कहते हैं। अब आपको समझना है, इसी पर क्वेश्चन आपके पूछ लिए गए हैं मेरे भाई। आपसे टेरिडोफाइटा के बारे में पूछा गया है और टेरिडोफाइटा का फेमस एग्जांपल है फर्न वगैरह। फर्न हो गया, मर्सिलिया हो गया। एंजियोस्पर्म मेरे भाई उसको कहते हैं जिसके बीज का बाहरी आवरण होता है। जिसके बीज का बाहरी आवरण नहीं होगा उसको जिम्नोस्पर्म कहते हैं। इसी के अंदर हमारा चीर, देवदार, स्प्रूर, पाइनस, ये सब हमारा आता है इसमें। और इस जो हमारा जिम्नोस्पर्म होता है, इसी से मेरे भाई क्या बनता है, लकड़ी का निर्माण होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इसी पर क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे, आर्थिक महत्व बताइए, तो आपको सारा स्टेटमेंट पढ़ के बताना पड़ेगा। कहता है कई टेरिडोफाइट्स का उपयोग सजावटी पौधे में करते हैं। ये सजावटी पौधे में इसलिए करेंगे चूंकि मेरे भाई जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ये पृथ्वी पर फैलने वाला पौधा होता है। ये जमीन पर फैलने वाला, ऐसे लिखिए, ये कैसा, तो जमीन पर फैलने वाला पौधा होता, फैलने वाला पौधा होता है। इसको सजावटी के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और इसको प्लांट का सरीसृप भी कहते हैं, चूंकि ये जमीन पर क्या करता है, फैलता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सजावटी पौधे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है, ये चूंकि फैलता है। दूसरी बात कह रहे हैं मेरे भाई, जो जिम्नोस्पर्म हमारा होता है इसको अनावृत बीजी कहते हैं। इसमें चीर आ गया, देवदार आ गया, इस सबसे लकड़ी तैयार होता है, इस सबसे टिम्बर बनता है। टिम्बर का मतलब लकड़ी होता है, जिससे आप घर का दरवाजा बनाते हैं, आप दीवान बनाते हैं, लकड़ी का कोई भी फंक्शन करते हैं, वो सब के सब मेरे भाई जिम्नोस्पर्म प्लांट से बनता है। चूंकि इसमें टिम्बर का निर्माण, इसे लकड़ी का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, इससे लकड़ी तैयार होता है। दूसरा कहता है कुछ जिम्नोस्पर्म ऐसे भी है मेरे भाई जो औषधि का काम करता है और खाद्य प्राप्त कह रहा है कुछ जिम्नोस्पर्म से क्या, तो औषधि और खाद्य पदार्थ भी प्राप्त होता है। कुछ ऐसे भी जिम्नोस्पर्म है, चूंकि फूल होगा तो उसमें फल भी होता है, तो कहेंगे इससे क्या होगा, तो औषधि भी बनता है और साथ ही साथ हमारा खाद्य पदार्थ भी प्राप्त होता है। ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है,
ध्यान रखेंगे। तो यहां तो मेरे पास सभी के सभी स्टेटमेंट हमारे सही निकले, तो आंसर करेंगे डी। आपका डी स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। आपके डी स्टेटमेंट जो होंगे वो राइट हो। जिम्नोस्पर्म में मेरे भाई जो मेडिसिनल प्लांट के रूप में होता है, अगर जिम्नोस्पर्म में कुछ अगर मेडिसिनल प्लांट के रूप में अगर होता, अगर कोई मेडिसिनल प्लांट अगर होता है तो वो कौन सा होगा? तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मेडिसिनल प्लांट अगर कहता है वो कौन सा होगा, तो इसका नाम है मेरे भाई मेडिसिन प्लांट। अगर कोई जिम्नोस्पर्म की बात करता है वो कौन है? इसको हम लोग टैक्सोल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग टैक्सोल कहते हैं। और इसी टैक्सोल की छाल से, इसी टैक्सोल की छाल से कैंसर की दवाई बनाई जाती है। इसकी दवाई बनती है, तो ये कैंसर की दवाई बनाई जाती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसी से कैंसर की दवाई बनाई जाती है, इस बात को मेरे भाई ध्यान रखना, चूंकि क्वेश्चन इस तरीके से अगर पूछेगा तो आप आंसर कर सकते हैं। टेरिडोफाइट्स की भी बात करते हैं। जो टेरिडोफाइट्स हमारा होता है, इसमें भी कुछ मेडिसिनल प्लांट होते हैं। इसमें भी कैसा होगा, तो कहेंगे इसमें भी हमारा मेडिसिनल प्लांट होता है। इसमें भी मेडिसिनल प्लांट, हमारा सजावटी के साथ मेडिसिनल प्लांट भी होता है। और इसी मेडिसिनल प्लांट की अगर बात करते हैं तो कौन सा टेरिडोफाइट्स में होगा, तो हम फर्न की बात करते हैं। बहुत फेमस एग्जांपल है फर्न। ये फर्न बहुत फेमस एग्जांपल है, जो कि एक मेडिसिनल प्लांट के रूप में ही हमारा काम करता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल जैव निम्नकरणीय पदार्थ? जैव निम्नकरणीय कहने का मतलब आप क्या समझते हैं? जिसको बैक्टीरिया वायरस सड़ा गला सकता है। बताइए इसमें से कौन सा हमारा है बैक्टीरिया वायरस सड़ा गला सकता है? मेरे भाई फल का छिलका को सड़ा देगा, केक को सड़ा, प्लास्टिक को थोड़ी सड़ा गला पाएगा। ये ऑप्शन खत्म हो गया। केक है सड़ा गला, लकड़ी को सड़ा गला, कांच को थोड़ी सड़ा गला पाएगा, ग्लास वगैरह ऐसे ही रह जाता है। तो मेरे भाई यहाँ घास को सड़ा देगा, फूल फल को सड़ा देगा, चमड़ा को भी सड़ा गला देता है बैक्टीरिया वायरस। तो आप कहेंगे मेरे भाई इसमें से जैविक जो होगा हमारा यहाँ पे ये होगा, जैव निम्नकरणीय पदार्थ में ये सब आएगा। बाद बाकी ये सब, ये हमारा प्लास्टिक अजैव होता है, ये कांच अजैव होता है, जिसको बैक्टीरिया वायरस कुछ नहीं कर पाता है। आगे बढ़ते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में यदि पौधे को हिरन खाता है और हिरन को शेर खाता है, तो इस तरह से श्रृंखला में द्वितीय उपभोक्ता कौन होगा? तो मेरे भाई आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहला हमारा क्या है, हम कहेंगे यहाँ पर एकदम आराम समझेंगे, हरे पेड़ पौधे की हम बात करते हैं। और हरे पेड़ पौधे को खाने वाला हमारा कौन कह रहा है? तो हरे पेड़ पौधे को खाने वाला हिरन है, इस बात को ध्यान रखना। ये हिरन है जो हरे पेड़ पौधे को खाता है। और हिरन को खाने वाला कौन है? तो मेरे भाई यहाँ पर शेर है, शेर है, ये कह रहा है। तो ये हमारा कह रहा है। अब इसमें से आपसे कह रहा है कि ये जो हमारा फूड चेन बना हुआ है, इस श्रृंखला में आप बताइए कि सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होगा? सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है, ये आपको बताना है। सबसे पहला मेरे भाई जो हरे पेड़ पौधे होंगे वो आपका प्रोड्यूसर होता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो ये हमारा कैसा होगा कि यहां से प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे? तो उत्पाद कहते हैं। इसको खाने वाला प्राइमरी कंज्यूमर होता है, इसको प्राइमरी कंज्यूमर। और इसको क्या कहेंगे? तो इसको सेकेंडरी कंज्यूमर कहेंगे। बताइए मेरे भाई द्वितीय उपभोक्ता को सेकेंडरी कंज्यूमर कहेंगे, वो कौन होगा? तो कहेंगे वो लायन होगा, यानी कि शेर होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। लेकिन अगर आपसे पोषी स्तर के बारे में अगर पूछता है तो आप पोषी स्तर में क्या कहेंगे? तो इसको प्रथम पोषी स्तर में आप रखेंगे। ये कैसा पोषी स्तर है मेरे भाई? तो इसको प्रथम पोषी स्तर कहिएगा। इसको अगर आप देखेंगे तो इसको हम कहेंगे कौन सा? कहेंगे यहां पर द्वितीय पोषी स्तर में हमारा आएगा। समझना मेरे भाई जो कह रहा है ये कैसा? तो कहेंगे हमारा द्वितीय पोषी स्तर में हमारा आएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग यहां पर तृतीयक पोषी स्तर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ये तृतीयक पोषी स्तर हमारा होगा। तो कई बार पोषी स्तर में और इसमें कंफ्यूज कर देगा आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है मेरे। पोषी स्तर में शुरुआत यहीं से करेंगे, ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको कंफ्यूज करके फिर मामला गड़बड़ा देगा। इसीलिए आपको पूरी तरीके से सतर्क रहना। क्वेश्चन अगर पूछा तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। मेरे पे प्रथम पोषी स्तर बोलेगा तो हरे पेड़ पौधे से ये द्वितीय हो जाएगा, ये पोषी स्तर में है। जबकि ये हमारा क्या कहेंगे? ये हमारा क्या? तो उपभोक्ता के रूप में है। ये हमारा प्राइमरी, तो ये सेकेंडरी। इसको प्राथमिक उपभोक्ता, इसको सेकेंडरी उपभोक्ता, और इसको प्रोड्यूसर कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो आपसे उपभोक्ता के बारे में पूछा गया तो आप उपभोक्ता में कहेंगे सेकेंडरी हमारा शेर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि वायुमंडल की ऊपरी सतह पर मौजूद ओजोन की जो परत होती है पृथ्वी के जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई कि अगर हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में अगर मान लेते कि ओजोन की परत नहीं होती तो सूरज से जो आने वाली हार्मफुल विकिरण है वो सीधा पृथ्वी पर आती और लोगों को स्किन कैंसर हो जाता, लोग मर जाते और हमारे पृथ्वी का तापमान काफी बढ़ जाता। मेरे भाई कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं, क्या ये वर्षा को लाने में मदद करेगा? नहीं। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण को क्या करेगा? हमसे रक्षा प्रदान करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। यह क्या करता है मेरे भाई? ये पृथ्वी के तापमान को गर्म रखता है? नहीं, पृथ्वी के तापमान को मेरे भाई गर्म रखता है क्या? ओजोन की जो परत है, क्या ओजोन की जो परत है वो हमारे जीवन के लिए, क्या ओजोन की परत हमारे पृथ्वी के तापमान को गर्म रखता है? नहीं। पृथ्वी के तापमान को अगर गर्म रखता है तो वह ग्रीन हाउस गैस है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग करके पृथ्वी के तापमान को गर्म बनाए रखता है।
ओजोन की परत नहीं है, इस बात को ध्यान रखें। या चूंकि ओजोन परत की बात, ओजोन गैस की बात नहीं कर रहा, ओजोन परत की बात कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। आगे चलते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक एबायोटिक घटक है? मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं जो हमारा इकोसिस्टम होता है, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम अपने पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं, यानी इकोसिस्टम की बात करते हैं। इस इकोसिस्टम में बायोटिक भी होता है, एबायोटिक भी होता है। इसमें बायोटिक भी होगा और साथ साथ मेरे भाई इसमें क्या होगा, तो ए बायोटिक भी होगा। अगर बायोटिक होगा तो इसको सजीव जीव जंतु कहते हैं। ये हमारा कैसा होगा, तो यहां पर हमारा सजीव जीव जंतु की हम बात करेंगे, यहां पर सजीव जीव जंतु की हम बात करेंगे। और ए बायोटिक का मतलब होता है निर्जीव जीव जंतु की हम बात करेंगे। तो एक जगह सजीव और दूसरी जगह निर्जीव जीव जंतु की हम बात करेंगे। ये बात मेरे भाई आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर सजीव जीव जंतु में तो आप जानते होंगे कि हमारे प्लांट वगैरह आ जाएगा, इसमें प्लांट आएगा, इसमें एनिमल्स वगैरह आएगा। ये बात मेरे भाई आप समझते होंगे कि प्लांट एनिमल्स वगैरह आएगा एक्सेट्रा। लेकिन निर्जीव जीव जंतु में हमारा कौन आएगा? जैसे मेरे भाई टेम्परेचर की हम बात करते हैं, जैसे हम प्रेशर की बात करें, ताप हो गया, दाब हो गया, मेरे भाई मिट्टी जिसको आप सॉइल कहते हैं वो भी हमारा हो गया। इस तरह से हवा हो गया, मिट्टी हो गया, सॉइल हो गया, हवा हो गया, ये सब हमारा हो गया, पानी हो गया। ये सब की अगर हम बात करते हैं, ये सब के सब हमारा क्या है, तो निर्जीव होते हैं। तो आपसे बोला गया मेरे भाई क्या अजैविक बोला गया, अजैविक एबायोटिक को कहते हैं, जैविक हम लोग बायोटिक को कहते हैं, इसको अजैविक कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। ये क्या है मेरे भाई, तो ये अजैविक है, इस बात को ध्यान रखना। ये जैविक होता है। तो इसके बारे में बात कर रहा है, बताइए इसमें से कौन होगा? सनलाइट भी हमारा हो जाएगा, सूर्य की प्रकाश की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? तो यहां पर सूर्य की प्रकाश की बात कर रहे हैं। ये सब हमारा क्या, तो एबायोटिक फैक्टर है, इस बात को ध्यान रखें। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। इसमें प्लांट, बैक्टीरिया, ये सब हमारा सजीव है। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई क्या कहता है कि बालू और नौसादर, ये तो क्वेश्चन हम कई बार आपको बता चुके कि बालू में क्या मिक्स है, नौसादर। अब मेरे भाई जैसे नौसादर मिक्स है, तो नौसादर को हम लोग क्या कहते हैं? नौसादर कहने का मतलब क्या होता है? NH4Cl, जिसको अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। और अमोनियम क्लोराइड हमारा क्या है कि गर्म करिएगा तो डायरेक्ट ठोस से गैस बन जाएगा, इसीलिए उसको ऊर्ध्वपातित मटेरियल कहते हैं। और हम जब भी मेरे भाई ऊर्ध्वपातित मटेरियल को देखेंगे किसी मिश्रण में, तो उसको किस प्रोसेस से अलग करेंगे? ऊर्ध्वपातन से। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण के लिए मदद करती है? मेरे भाई पर्यावरण संरक्षण के लिए जो मदद करता है, पढ़ते जाइए। पेड़ लगाइएगा तभी ना कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, तो हमारे वायुमंडल में नहीं भरेगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में ज्यादा हो जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होगा, ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होगा तो पृथ्वी का तापमान बहुत बढ़ जाएगा, आदमी मर जाएगा। तो मेरे भाई पेड़ पौधे को लगाइए, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा, हम सभी लोग खुश रहेंगे, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है कि वर्षा जल का संचयन करना, जो हमारा वर्षा की जल होती है उसको स्टोर करके रखने से, जिससे हम लोग सिंचाई वगैरह कर सकते हैं। दूसरा है कि कपड़े के थैले का आप उपयोग करें, प्लास्टिक का यूज नहीं करें। तो ये सब क्या है मेरे पे, हम सीधा कहेंगे पर्यावरण संरक्षण के लिए मददगार है। तो आप सीधा कहेंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाइए। तो इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं मेरे पे, रेत के सूक्ष्म कणों का जल में मिश्रण। ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो बालू होता है उस बालू के छोटे छोटे कणों का किस में मिश्रण, तो जल में मिश्रण। और ये किसका एग्जाम्पल है मेरे भाई? आप मिट्टी को पानी में घोल दीजिए, थोड़ा देर छोड़ दीजिए, मिट्टी नीचे बैठ जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, उसका सेडिमेंटेशन हो जाता है। उसी तरीके से पानी में अगर बालू मिक्स है, उसको छोड़ दीजिए, देखिए सारा बालू नीचे बैठ जाएगा। क्योंकि बालू का साइज जो होता है, बालू का जो आकार होता है थोड़ा बड़ा होता है, भारी होता है, नीचे बैठ जाता है। और इसीलिए ऐसे सॉल्यूशन को सस्पेंशन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे? सस्पेंशन कहते हैं। इस बात को अगर वो तैरते रहता हमेशा तो कोलाइड हो जाता, लेकिन मेरे भाई क्या है कि उसका साइज थोड़ा बड़ा है, इसलिए धीरे धीरे करके नीचे बैठ जाता है, इसलिए इसको सस्पेंशन कहते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है? हाँ चलो एरोमेटिक कंपाउंड की हम बात करते हैं। सबसे पहला चीज है, जब कभी भी आपके सामने में एरोमेटिक कंपाउंड की बात करता है, कैसे कंपाउंड की बात करता है? एरोमेटिक कंपाउंड की बात करता है मेरे भाई। एरोमेटिक कंपाउंड हमारा साइक्लिक होना चाहिए। सबसे पहला चीज है ये कैसा होना चाहिए? साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, साइकिल बनाना चाहिए। ये कैसा कंपाउंड होना चाहिए मेरे भाई? तो साइक्लिक कंपाउंड होना। चलो एक बात तो क्लियर हो गया कि ये कैसा, तो कहेंगे साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। साइकिल, जैसे ये बेंजीन साइकिल बनाता है कि नहीं बनाता है? बेंजीन है, ये अल्टरनेट में पाई बॉन्ड हमारा होता है। तो आपको ध्यान है सबसे पहले तो साइक्लिक हमारा कंपाउंड बना, साइक्लिक बॉन्ड बना, साइक्लिक हमारा ये चेन बनाया। दूसरी बात मेरे भाई अल्टरनेट पाई बॉन्ड होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? तो आपको ध्यान रखना है कि अल्टरनेट पाई बॉन्ड होना चाहिए। अल्टरनेट कैसा बॉन्ड होना चाहिए? तो कहेंगे पाई बॉन्ड होना चाहिए। दो कंडीशन इसके लिए है। अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ये दो कंडीशन तो उसमें सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर मेरे भाई यहां पर बेंजीन की बात करेंगे तो बेंजीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसलिए होगा क्योंकि बेंजीन साइक्लिक कंपाउंड के साथ साथ मेरे भाई इसमें एरोमेटिक कंपाउंड हमारा इसलिए है क्योंकि साइक्लिक भी है और अल्टरनेट में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऐसे अगर आप देखेंगे तो
6 कार्बन का होता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसे हमारा अरेंजमेंट होता है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल, तो डबल बॉन्ड अल्टरनेट में है, एक डबल बॉन्ड के बाद फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, ऐसे हमारा है। तो इसीलिए हम इसको क्योंकि ये दोनों चीज को सेटिस्फाइड, साइक्लिक भी होगा, घेरा भी बन गया, साथ ही साथ मेरे भाई इसमें अल्टरनेट पाई बॉन्ड भी हो गया, अल्टरनेट पाई बॉन्ड भी है इसमें, ध्यान रखेंगे मेरे भाई, अल्टरनेट पाई बॉन्ड भी है। लेकिन अगर साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो ये 6 कार्बन का सिर्फ है। साइक्लोहेक्सेन कहने का मतलब ये 6 कार्बन का हमारा होगा, क्योंकि मेरे भाई इसमें ANE लगा हुआ है तो यहां पर 6 कार्बन का हमारा होगा, तो इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं हुआ तो पाई बॉन्ड होबे नहीं करेगा, तो ये तो खत्म हो गया। दूसरा मेरे भाई यहां पर साइक्लोहेक्सिन की बात कर रहा है, साइक्लोहेक्सिन में ये नहीं बोला कि अल्टरनेट वो कहीं भी हो सकता है डबल बॉन्ड, इसका मतलब मेरे भाई साइक्लोहेक्सिन की जब बात करेगा तो इसमें कहीं भी ये चीज चर्चा नहीं किया गया है, तो डबल बॉन्ड ऐसे भी हमारा हो सकता है। जब डबल बॉन्ड लगातार हमारा हो जाएगा मेरे भाई, तो जाहिर सी बात है ये भी हमारा नहीं चाहिए, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए, अल्टरनेट पाई बॉन्ड हमारा होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा काम का चीज है। और इसके लिए एक फॉर्मूला भी आता है 4n+2 पाई बॉन्ड के लिए। पाई बॉन्ड अगर काउंट करते हैं तो मेरे भाई कैसा कहेंगे 4n+2 हमारा क्या होता है, यहां पर पाई बॉन्ड की बात करते हैं। अगर n का मान 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 4 2 6। छोड़ो इतना नहीं जाना, आप सीधा समझिए, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहता है अमोनिया के संश्लेषण के लिए हैवर्स प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, और लोहा जो होता है वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। याद रखिएगा जिंदगी में कभी भी जो कैटलिस्ट हम लोग यूज करते हैं ना, वो कैटलिस्ट की मात्रा जितना आप मिलाइएगा उतना ही बनेगा, उतना ही रहेगा। आप रिएक्शन से पहले देखिए, रिएक्शन के बाद भी देखिए, कैटलिस्ट उतना ही रहेगा। हम लोग जानते हैं कि जब भी हम अमोनिया का निर्माण करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को यूज करते हैं, दोनों का रिएक्शन करवाते हैं और दोनों प्रॉपर रेशियो में लेते हैं, तब जाकर के अमोनिया बनता है। लेकिन अमोनिया बनाने के लिए उसमें कैटलिस्ट यूज करते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आयरन कहते हैं। आयरन का पाउडर यूज करते हैं। आयरन जितना मात्रा में देंगे उतना ही मात्रा में रहेगा, लेकिन वो कैटलिस्ट है तो रिएक्शन रेट को फास्ट कर देगा, जल्दी अमोनिया का निर्माण कर देगा। तो मेरे भाई कहता है कि अमोनिया के संश्लेषण हैवर्स प्रोसेस से होता है, और लोहा जो है वह उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। ये बिल्कुल सही बात है, लोहे के चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या करता है, कहता है मेरे भाई उपयोग करने पर संतुलन पर क्या इफेक्ट डालता है, यह संतुलन के उत्पाद की ओर विस्थापित कर देता है, यह संतुलन को अभिकारक की ओर विस्थापित कर देता है, यह संतुलन की स्थिति को नहीं बदलता है, संतुलन को स्थिति को नहीं बदलेगा, रिएक्शन फास्ट करता है, यह संतुलन की स्थिति को नहीं बदलता, लेकिन संतुलन को तेजी से प्राप्त करने में मदद करता है। ये होता है तेजी से प्राप्त करने में मदद करता है, यानी कि रिएक्शन को बहुत जल्दी कंप्लीट करेगा और उसको क्या करेगा, संतुलित स्थिति में तेजी से लाता है। ध्यान, चूंकि कैटलिस्ट है फास्ट कर देता है। आगे चलते मेरे भाई, अगला हम लोग देखते हैं सबसे अधिक समस्थानिक किस तत्व का है, बताइए। क्लोरीन है, एंटीमनी है, टीन। इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया है टीन, एक बार फिर भी आप चेक कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा किसका समस्थानिक दिया, तो टीन का दिया। फिर भी आप रीचेक, मेरे भाई हम आपको छोड़ देते हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, ये रीचेक कर लीजिएगा, आप खुद से चेक कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, कह कि यदि समान परिस्थिति में एक पात्र में हाइड्रोजन गैस दूसरी पात्र में हीलियम भरी हो तो और पात्र में एक छोटा सा छिद्र कर दिया जाए तो बताइए किस गैस का डिफ्यूजन सबसे तेजी से होगा। मेरे भाई यहां पर किस गैस का डिफ्यूजन, कह रहा कि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस गैस का डिफ्यूजन तेजी से होगा और क्यों होगा। आपसे रीजन भी पूछ रहा है कि क्यों होगा, इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई, ये आपके एग्जाम आस्किंग क्वेश्चन है। और याद रखिएगा इसके कंसेप्ट हम आपको कितनी बार बता चुके हैं मेरे भाई, मैंने आपको बताया है, याद कीजिएगा रिलेशन कितना सिंपल है। हमने आपको बताया है कि विसरण की दर, और विसरण जो होता है वो हमारा किस में, तो कहेंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों में विसरण होता है। लेकिन विसरण की दर को किससे दिखाते हैं, तो आर से दिखाते हैं। और आर जो विसरण की दर होती है, ये मॉलिक्यूलर वेट का क्या होता है, अंडर रूट में मॉलिक्यूलर वेट का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर किसी भी पदार्थ का मॉलिक्यूलर वेट अगर ज्यादा होगा तो उसके विसरण की दर क्या होगी, तो कहीं कम हो जाएगी। अगर किसी भी पदार्थ का मॉलिक्यूलर वेट अगर कम होगा तो मेरे भाई उसमें विसरण की दर फास्ट होगी और जल्दी वो फैल जाएगा। आपके पास क्या लिया हुआ है, तो आप यहां पर दो कंटेनर लीजिए, एक कंटेनर आपका ये है, दूसरा भी कंटेनर आपका ये है, और दोनों कंटेनर में क्या कर दिया, तो एक में आपको हाइड्रोजन गैस को भर दिया गया है, पूरी तरीके से इसमें हाइड्रोजन गैस को फिल कर दिया, और इसमें पूरी तरीके से किसको भर दिया गया है, तो इसमें आपको हीलियम गैस को भर दिया गया। अब कहता है क्वेश्चन में कि इसको क्या कर देते, एक जगह छेद कर दीजिए। क्वेश्चन में बोल रहा, हम नहीं कह रहे, यहां देखिए गौर से, कहता है कि यदि समान परिस्थिति में, परिस्थिति समान यानी कि टेम्परेचर प्रेशर वगैरह सेम रखा गया है दोनों कंडीशन में, तब कह रहा है कि समान परिस्थिति में एक पात्र में हाइड्रोजन को भरिए, एक कंटेनर में हाइड्रोजन गैस को फिल करिए, और दूसरी जो कंटेनर है उसमें आप हीलियम गैस को भर दीजिए। तब कहता है मेरे भाई कि पात्र में क्या करना, एक छोटा
सा छेद कर दीजिए। अब एक छोटा सा छिद्र एक ठो में नहीं करेंगे, दोनों में करने की बात कर रहा है। तो जो छोटा सा छिद्र आप करेंगे तो वो छोटा सा छिद्र आप यहां भी कीजिए और छोटा सा छिद्र मेरे भाई आप यहां भी कीजिए, दोनों में। यानी तो ऐसा करते हैं कि जो छोटा सा छिद्र करते हैं यहां कर देते हैं, जो छोटा सा छिद्र है यहां कर देते हैं, जितना बड़ा छिद्र यहां है उतने बड़ा छिद्र यहां भी है, दोनों में छिद्र कर दिया इस तरह से। मेरे भाई क्या होगा, क्योंकि इधर दाब, इधर हमारा क्या होगा कि इसके अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा, बाहर का प्रेशर कम होगा, बाहर का प्रेशर वायुमंडलीय प्रेशर, इसके अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा। होगा क्या मेरे भाई, इससे गैस निकलना शुरू कर देगा और इससे गैस निकलेगा, इससे गैस निकलना शुरू कर देगा, इससे गैस बाहर निकलेगा, इससे भी गैस बाहर निकलेगा, बाहर तो निकलेगा, इनसे भी गैस निकलेगा, इससे भी निकलेगा। लेकिन मेरे भाई फास्ट किससे निकलेगा, तो आप कहेंगे सर फास्ट कैसे निकलेगा, वो कैसे बताएंगे। तो मेरे भाई डिफ्यूजन ही तो कहता है क्या है कि विसरण की दर कहता है कि फास्ट को बताता। अगर विसरण की दर फास्ट है यानी आर का मान ज्यादा, इसका आर का मान जिसका ज्यादा होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा। तो मेरे भाई इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, किसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा। तो आप कहेंगे सर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 1 होता है जबकि हीलियम का 4 होता है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा तो इसका आर का मान ज्यादा होगा। तो आप यहां पर सीधा कह सकते हैं मेरे भाई अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर कम होता है तो इसके लिए आर जो डिफ्यूजन रेट होगा वो फास्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट इसके तुलना में अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर ज्यादा होगा तो इसमें जो डिफ्यूजन होगा वो स्लो हो जाएगा। तो मेरे भाई किसका डिफ्यूजन फास्ट हुआ, कहेंगे आप हाइड्रोजन का डिफ्यूजन फास्ट होगा क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, तो कहेंगे कम है। तो आप इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो आप कहेंगे कौन तेजी से फैलेगा, तो कहेंगे हाइड्रोजन तेजी से फैलेगा क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट कम है तो तेजी से फैलेगा, आर का मान ज्यादा यानी कि तेजी से वो फैलेगा। तो आप कहेंगे हाइड्रोजन हमारा तेजी से फैलेगा। एक तो ये हो गया, कारण उसके बारे में पूछा गया है क्योंकि मेरे भाई उसका मोलर द्रव्यमान कम है, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम तो इसमें आर का मान ज्यादा, मॉलिक्यूलर वेट कम तो हम कहेंगे विसरण की दर फास्ट हो जाएगी। और ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। बताइए ऐसे कंसेप्ट हमने आपको क्लास में नहीं बताया, एक बार नहीं हजारों बार बताया है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आप मेरे भाई बस और बस आप खाली मेहनत करते जाइए, काम आपका चल जाएगा। कह कि दो अस्थि को आपस में मेरे भाई दो हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं उसको क्या कहते हैं, तो कहेंगे लिगामेंट कहते हैं। हड्डी से हड्डी को जोड़ते हैं लिगामेंट कहते हैं, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ते हैं उसको टेंडन के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है ना ये थोड़ा सा मेरे भाई अच्छा क्वेश्चन है, इस पर हम समय देंगे और इसको हम समझाएंगे एक्चुअली में क्या कह रहा है। कह रहा है कॉपर के विद्युत अपघटनीय शोधन के दौरान अशुद्ध एनोड में मौजूद अधिक विद्युत धनात्मक अशुद्धियां जैसे कि जिंक, और ये थोड़ा मेरे भाई ऐसा नहीं छोटा क्वेश्चन, ये बड़ा क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल चीज है। तब कहता है कि और कम विद्युत धनात्मक अशुद्धियां जैसे कि सोना क्रमशः कहां पाई जाती है। मेरे भाई आप यहां पर इंग्लिश में देखिए, कहता है कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस की बात कही गई है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस की बात कर, और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किसका कर रहे हैं, तो आप कॉपर का कर रहे हैं। सबसे पहला चीज तो हमारे सामने में एक क्वेश्चन निकल करके आता है और आपको जानना भी चाहिए हम किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई। तो हम यहां पर बात करते हैं किसके बारे में, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की बात करते हैं, इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। और ये शुद्ध करने की विधि होती है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जिस प्रिंसिपल पे काम करता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जिस सिद्धांत पे काम करता है, याद रखिएगा सब क्वेश्चन पूछता है, ये जिस प्रिंसिपल पे काम करता है, जिस सिद्धांत पे काम करता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। और इलेक्ट्रोलिसिस का कंसेप्ट किसने दिया, तो फैराडे ने दिया था, आपको मैंने पहले ही बता दिया मेरे भाई। ये इलेक्ट्रोलिसिस के प्रिंसिपल पे काम करता है। और इलेक्ट्रोलिसिस में हमारा क्या होता है, यहां पर हमारा कैथोड और एनोड का यूज करते हैं। इसमें हमारा कैथोड होता है और साथ ही साथ इसमें हमारा क्या होता है, यहां पर एनोड का रड होता है। कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रोलिसिस में जोड़ते हैं और एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। इतना बात तो मेरे भाई पता होगा। तो आप क्या करिए, तो आप सबसे पहले यहां पर एक कंटेनर लीजिए और उस कंटेनर के अंदर आप दिखाइए कि एक कैथोड भी है तो एक एनोड भी है। और आप क्या करेंगे, तो यहां पर कैथोड एनोड को पूरी तरीके से प्रॉपर वे में आप दिखाइए। मान लेते हैं मेरे भाई एक कैथोड है और दूसरा हमारा एनोड है। इसमें कैथोड और एनोड को क्या करते हैं, तो इसके अंदर हम लोग रखते हैं। तो यहां पर एक क्षार है और एक काम करते हैं, इसके कलर को चेंज कर देते हैं। यहां पर एक क्षार है और इसको हम लोग क्या करते हैं, एक क्षार यहां डाल देते हैं सॉल्यूशन में, और एक और क्षार लेते हैं और इस क्षार को क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन में डाल देते हैं। मेरे भाई कितने इलेक्ट्रोड हो गए, दो इलेक्ट्रोड हो गए, दोनों को सॉल्यूशन के अंदर डाल दिए। अब इस इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं बैटरी के साथ। तो इसको अगर बैटरी के साथ आप कनेक्ट करोगे, इसको बैटरी के साथ अगर कनेक्ट करोगे, तो बैटरी के साथ जब आपको कनेक्ट करना है तो एक को
प्लस से जोड़ना है तो एक को माइनस से जोड़ना है। लेकिन अगर आप प्लस और माइनस अगर कर रहे हैं, इसका मतलब आप डीसी सप्लाई दे रहे हैं। आप मेरे भाई इसको एसी सप्लाई नहीं दे रहे हैं, आप इसको कैसा सप्लाई देंगे, तो ये अगर प्लस है, ये अगर माइनस है और ये बैटरी है, तो इसका मतलब ये डीसी सप्लाई आप दे रहे हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान एसी सप्लाई देते हैं कि डीसी, तो याद रखना बैटरी लगाते हैं और बैटरी कभी भी डीसी सप्लाई देता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब जैसे इसको जोड़िएगा तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, और ये बात पहले मैंने क्लियर कर दिया कि इलेक्ट्रोलिसिस में हमेशा याद रखना कि कैथोड नेगेटिव होगा। इसका लो जिसको आप नेगेटिव टर्मिनल से जोड़े हैं, इसको कहीं ना कहीं आप कैथोड कहेंगे, इस रेड को आप कहेंगे ये हमारा कैथोड होगा, इस बात को ध्यान रखना। और जिस रेड को आपने प्लस से जोड़ा है उसको आप तब क्या कहेंगे, तो इसको आप एनोड कहते हैं। और ये भी सच है मेरे भाई, जब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं तो जो एनोड होता है इस पर इंप्योर मटेरियल हमारा होता है, जो एनोड हमारा होता है इस पर कैसा कहेंगे, इंप्योर मटेरियल, जो अशुद्ध पदार्थ होता है वही यहां पे हमारा जमा होता है। तो जो इंप्योर मेटल होता है हमारा यहां जमा होता है, और जो प्योर मेटल हमारा होगा वो कहां जमा होता है, तो ये यहां जमा होता है। तो मेरे भाई जो प्योर मेटल होगा हमारा यहां जमा होगा। और दूसरी बात आपको समझना है कि जिस मेटल का आपको क्या करना, जिस मेटल का शुद्धिकरण करना इस प्रोसेस से, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस से, आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किसका कर रहे हैं, तो कॉपर का कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन में किसका बोला गया, तो आपको यहां पर कॉपर का बोला गया। आप गौर से पढ़िए तब पता चलेगा कि कॉपर का आप शोधन कर रहे हैं, यानी कि कॉपर को आप अलग कर रहे हैं, कॉपर को शुद्ध कर रहे हैं। कॉपर के विद्युत अपघटनी शोधन के दौरान मेरे भाई आप कॉपर को कर रहे हैं। इसका मतलब आप समझिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम कॉपर का शुद्धिकरण करेंगे तो इसके अंदर जो सॉल्यूशन लेंगे वो कॉपर का ही सॉल्यूशन होगा। वो किसका सॉल्यूशन होगा, तो इसके अंदर जो हम लोग सॉल्यूशन लेंगे मेरे भाई, इसके अंदर जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोलाइट्स हमारा होता है, इसके अंदर जो सॉल्यूशन होगा वो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन किसका, चूंकि कॉपर का शुद्धिकरण करेंगे इसलिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं। जिसका शुद्धिकरण करेंगे उसी का सॉल्यूशन हम लोग लेते हैं। तो होता क्या है मेरे भाई, इस सॉल्यूशन में हम लोग कुछ और क्या मिला देते हैं, तो इसमें हम लोग तनु H2SO4 का निर्माण करते हैं, सॉरी इसमें मिला देते हैं। ये तनु H2SO4 क्या करता है, काफी डाइल्यूट होता है और पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है। अब क्या होगा मेरे भाई, जैसे ही सॉल्यूशन को हम लोग बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ऐसे ही स्थिति में ये क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि आपने इसमें कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल किया और कॉपर सल्फेट हमारा टूट जाएगा। और जब कॉपर सल्फेट हमारा टूटेगा तो कहेंगे यहां पर कॉपर 2+ और फिर हमारा यहां पर SO4 यहां पर 2- में परिवर्तित हो जाएगा। तो जो कॉपर 2+ हमारा होगा मेरे भाई, वो क्या होगा, तो इससे कॉपर 2+ निकल जाएगा, क्योंकि इस पर तो अशुद्ध दिया है, तो कॉपर 2+ यहां से टूटेगा और कॉपर 2+ हमारा किधर तक, इधर जाएगा। क्यों इधर जा रहा है, क्योंकि मेरे पे माइनस वाला इधर है तो प्लस वाला माइनस की तरफ जाएगा, इसीलिए तो क्योंकि कॉपर 2+ हमारा इधर की ओर जाएगा। अब क्या होगा मेरे पे, जब कॉपर 2+ हमारा हो गया तो हम लोग सीधा कहेंगे, अगर ये कॉपर 2+ हमारा हो गया, अगर कॉपर 2+ हो गया, इसका मतलब है कि इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इसमें ऊपर की तरफ हमारा 2 इलेक्ट्रॉन चल देगा। इसमें मूवमेंट किसका होगा, कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन का होगा। और ये 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमारा ऐसे करके होगा और फाइनली 2 इलेक्ट्रॉन हमारा कहां, तो कहेंगे इसमें आकर के आएगा। और जब 2 इलेक्ट्रॉन हमारा यहां आएगा तो पता चलेगा कि अगर मान लेते हैं कि अगर टूटा, अगर मान लेते मेरे भाई ऐसा हुआ, तो आपको समझना है कि कॉपर अगर टूटा तो ये क्या बना, तो कहेंगे कॉपर 2+ बना और 2 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल गया। अब क्या होगा कि मेरे भाई जो कॉपर 2+ हमारा है वो 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर 2+ यहां से इस पर जाएगा और इलेक्ट्रॉन उधर से आ रहा है उसको कैप्चर करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा और फिर ये प्योर कॉपर का निर्माण कर देगा। और जो प्योर कॉपर है वो कहीं ना कहीं मेरे भाई यहां पर Cu बन करके जमा हो जाएगा और प्योर मेटल आपका अलग हो जाता है। अब ये बात क्लियर हो गया कि प्योर मेटल अलग हो गया, प्योर किस पर होगा और इम्प्योर किस पर होगा। ये सच है और ये सच है, इसको याद रखना है। और किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इस प्रिंसिपल पे काम करता है, जिसका शोधन करेंगे उसी का सॉल्यूशन लेंगे। अब एक बात आता है मेरे भाई कि इसके अंदर जो आप सॉल्यूशन ले रहे हैं, इसके अंदर आप जो भी सॉल्यूशन लेंगे अगर उसमें सॉल्युबल होगा तब तो उसमें घुला हुआ रहेगा, और जो सॉल्युबल नहीं होगा वो नीचे बैठ जाएगा। तो आप मेरे भाई समझना यहां पे गौर से करें कि कॉपर की विद्युत अपघटनी शोधन के दौरान अशुद्ध एनोड में मौजूद होगा। मेरे भाई अशुद्ध कहां पे मौजूद है, तो अशुद्ध एनोड में मौजूद है। तो बताइए अधिक विद्युत धनात्मक अशुद्धियां जैसे कि जिंक हमारा कहां पे, तो वहां पर मौजूद है। और कम विद्युत धनात्मक अशुद्धियां जैसे कि सोना वो क्रमशः कहां जाएगी। मेरे भाई एक बात तो क्लियर हो गया तो जो जिंक हमारा होगा, अगर हम ऐसा कहें कि अगर चूंकि जिंक की बात कर रहा है और हम यहां पर कॉपर सल्फेट की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मेरे भाई जो जिंक होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा कॉपर से और ये रिएक्शन करेगा और यहां पर क्या करेगा, ZnSO4 का सॉल्यूशन बना लेगा और साथ ही साथ यहां से किसको बाहर कर देगा, कहेंगे कॉपर को बाहर कर देगा। तो इसके साथ ये मिक्स होगा और कॉपर को बाहर कर देगा। इसका मतलब जिंक कहीं ना कहीं सॉल्यूशन में मिल जाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन हो जाएगा और उसमें वो सॉल्युबल है, उसमें मिक्स हो जाएगा। तो मेरे पास जिंक तो विलियन में घुल जाएगा।
लेकिन अगर हम सोना की बात करते हैं जिसको हम Au कहते हैं, अगर ये CuSO4 वाले सॉल्यूशन में आप डालिएगा तो पता चलेगा ये जो Au है ये बहुत ज्यादा कम रिएक्टिव होता है कॉपर से भी। इसका मतलब मेरे भाई फिर ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा तो यहां कोई रिएक्शन नहीं होगा, तब जाकर के ये सोना क्या होगा तो कि नीचे बैठ जाएगा, यही नीचे बैठ जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, ये क्या होगा मेरे भाई तो नीचे बैठ जाएगा और ये अशुद्धियां के रूप में है। ये जिंक हमारा जो सोना है वो किसके रूप में, अशुद्धियां के रूप में है और ये नीचे बैठेगा, इसी को एनोड मड कहते हैं। ये एनोड, चूंकि एनोड पर हमारा कहेंगे यहां पर इंप्योर पदार्थ होता है उसके नीचे बैठेगा, इसलिए इसको एनोड मड के नाम से जाना जाता है। तो मेरे भाई एनोड मड के रूप में कौन नीचे बैठेगा, क्योंकि सोना बैठेगा। जिंक क्या करेगा तो पूरा सॉल्यूशन में भाग ले लेगा, चूंकि जिंक इसका रिएक्शन हो जाता है। तो आप कहेंगे मेरे भाई जिंक जो होता है वो विलयन में घुल जाएगा, बिल्कुल घुल जाएगा, जबकि सोना एनोड पंख के रूप में नीचे बैठ जाता है। यानी कहीं ना कहीं मेरे भाई इस क्वेश्चन का अगर आंसर को सेटिस्फाइड अगर करेगा कोई ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर आपका यही सेटिस्फाइड करेगा, बी। यहां कह रहा है कि दोनों एनोड के रूप में नीचे बैठेगा, नहीं, एक घुल जाएगा एक नहीं बैठेगा, दूसरा एक बैठ जाएगा। एक कहता है कि सोना विलयन में घुल जाएगा, सोना विलयन में कैसे घुलेगा, रिएक्शन ये संभव नहीं है, तो ये तो ऐसे भी गलत हो गया। तो मेरे भाई जिंक जो होगा हमारा सॉल्युबल हो जाएगा, चूंकि रिएक्शन यहां पर हमारा हो गया, परफॉर्म किया। जबकि सोना की बात करते हैं, सोना एनोड पंख के रूप में नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि सोना इसलिए सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि सोना की अगर बात करते हैं ये कम रिएक्टिव होता है कॉपर से, इसलिए कोई डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, सॉल्युबल नहीं हो पाएगा। तो मेरे भाई ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे कि जिंक हमारा क्या होगा, सॉल्युबल हो जाएगा, और जो हमारा सोना है वो हमारा अशुद्धि के रूप में हमने उसका इस्तेमाल किया था, क्वेश्चन में बोला है, और वह एनोड मड के रूप में नीचे बैठ जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, और जो कॉपर प्योर मिला था वो आपको मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा हमारा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा। हमने पहले ही बोल दिया था कि ये हम थोड़ा डिटेल में बताएंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है और याद रखना चाहिए आपको, जितना बात बता दिया। आगे चलते हैं मेरे पास, अस्थि की बात करते हैं। हड्डी क्या होता है, एक संयोजी उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू है। हमारा ब्लड भी क्या है, एक संयोजी उत्तक होता है। हमारा जो एडिपोज टिश्यू होता है इसमें वसा का संग्रह होता है, वो भी क्या है तो ये संयोजी उत्तक होता है। ये बात आप सभी लोग जानते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन के आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर आपका। आगे मेरे भाई यहां पर वंश वृक्ष में मदद करता है, वंश वृक्ष में मदद करता है, इसका मतलब क्या है तो क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, वर्गीकरण हमारा हो गया, उसका जैविक विकास हो गया। एनिमल की बात करें, ये सभी हमारा क्या मदद करता है, तो आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर 1 से अधिक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन मेरे पास, यहां पर हम किसकी बात कर रहे थे, यहां पर फैमिली ट्री की बात कर रहा था, ये सब उसमें मदद करता। आगे चलते हैं, निम्नलिखित विकल्प में द्विबीजपत्री एंजियोस्पर्म का गुण नहीं है। मेरे भाई डायकोट जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको डायकोट कहते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था, अगर कोई डायकोट है तो उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है। अगर कोई मोनोकोट है, एक बीजपत्री है, तो उसमें पैरेलल वेनेशन होता है। अगर कोई डायकोट है तो उसमें हमारा कैसा रेटिकुलेट वेनेशन होगा। तो डायकोट में कभी भी मेरे भाई याद रखने का, समानांतर हमारा वेनेशन नहीं होता, पैरेलल वेनेशन नहीं होता है। तो यहां कह रहा है मेरे भाई कि यहां पर समानांतर, पत्तों में सिराओं का समानांतर होना जो कि गलत है। पत्तों का समानांतर कहां होना, तो मेरे भाई ये हमारा कहां पर होता है, याद रखना ये मोनोकॉट में होता है। ये एक बीजपत्री में होता है। ये कहां पे होगा तो एक बीजपत्री जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो एक बीजपत्री जिसको हम लोग मोनोकॉट कहते हैं, ये कहां पर होता है, एक बीजपत्री में होता है। ध्यान रखेंगे मेरे भाई, तो यही हमारा नहीं होगा, तो यही आंसर करेंगे। क्योंकि फूलों के 4-5 समूह में रहना, ये सब एंजियोस्पर्म की कहानी है, ध्यान रखेंगे। टैप प्रकार का यानी कि उसमें जड़ होता है, ये सब हमारा सही है। तो मेरे भाई आंसर करेंगे कौन सा गुण हमारा द्विबीजपत्री का नहीं है, तो आंसर करेंगे बी हमारा नहीं है, ध्यान रखिए। आगे चलते हैं, ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत कौन आता है, ब्रायोफाइट्स हमारा इसके अंतर्गत मॉस आता है। कौन आता है, मॉस आता है। साइकस की बात करेंगे तो ये साइकस जिम्नोस्पर्म होगा। सरसों की बात करेंगे तो मेरे भाई आवृत बीजी, जिसको हम लोग कहते हैं बीज का बाहरी आवरण होता है, और ये हमारा कैसा होगा तो एंजियोस्पर्म होगा। मेरे भाई सरसों क्या है, क्योंकि जो सरसों है ये हमारा कैसा तो एंजियोस्पर्म है। सरसों कैसा है मेरे भाई, तो ये आवृत बीजी है। ये कैसा है तो आपको ध्यान रखना, इसको आवृत बीजी कहेंगे, और इसी को इंग्लिश में एंजियोस्पर्म कहते हैं। इसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे तो एंजियोस्पर्म कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि इसके बीज का बाहरी आवरण होता है। इसमें सरसों का जो होता है उसका बीज का बाहरी आवरण होता है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखेंगे। सरसों के बीज का बाहरी आवरण होता है, इस बात को ध्यान रखें। साइकस की बात करते हैं मेरे भाई, हम सभी लोग जानते हैं साइकस हो गया, चीर हो गया, देवदार हो गया, स्प्रूस हो गया, ये सब क्या है, ये सब जिम्नोस्पर्म है, जिसके बीज का बाहरी आवरण नहीं होता है। जनरली साइकस या फिर जो भी आप जिम्नोस्पर्म कहते हैं, सबका क्या बनता है, लकड़ी तैयार होता है, टिम्बर बनता है, लकड़ी तैयार होता है। और मॉस हमारे ब्रायोफाइट्स है। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ना तो ये आंसर होगा ना तो ये आंसर होगा, आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो गया मेरे भाई। तो इस तरीके से जो आपका डिस्कशन है वो कहीं ना कहीं यहीं पर होता है खत्म। लेकिन हम सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग मेरे भाई डेली टेस्ट दीजिए, डेली डिस्कशन में पार्टिसिपेट कीजिए। कुछ क्वेश्चन जो एलिमिनेट करने लायक होता है हम खुद ब खुद हटा देते हैं,
लेकिन आपको ध्यान रखना है कि डेली बेसिस पर ये टेस्ट देना है और कुछ ना कुछ डेली आपको सीख करके जाना है, नोट बनाना, लिखना है, मेहनत, इतना मेहनत दमदार तरीके से कीजिए, ये एक एक साइंस का क्वेश्चन आपके जुबान पर होना चाहिए। इतना रिवीजन मस्त कीजिए कि आपका एक एक चीज आपके जुबान पर होना चाहिए, दिमाग में बैठा होना चाहिए। देखिए कैसे सिलेक्शन नहीं होता, दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता आपके सिलेक्शन। आपका पेपर इतना अच्छा जाएगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। इसलिए पूरा खूबसूरत तरीके से मेहनत कीजिए, खूब जितना हो सकता है उतना जान लगा दीजिए। एक बार लगा के तो देखिए, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लासेस में। कैसा लगा ये सेशन, और आप सभी लोग मेरे सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए आज के लिए हम लोग यही रखते हैं और मिलते हैं कल के सेशन में 7 बजे। ठीक है, धन्यवाद।